वॉइस आ रही है बेटा? ठीक ठीक है, थैंक यू सर। अब देखो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का डायरेक्टर का बेटा याद है सबको? पिछली बार डायरेक्टर पढ़ा था सीमा हमने। डायरेक्टर डायरेक्टर क्या होता है आपका? यस सर। ऑडिटर, ठीक है ना? सो बेसिकली डायरेक्टर और ऑडिटर में हमने क्या पढ़ा था? किरण आपको क्लियर है? किरण वॉइस आ रही है? आज हम कंप्लीट कर बिल्कुल आ रही है लेंगे, सर। ठीक है ना? वेरी गुड बेटा किरण। अभिनव आपको आ रही है वॉइस? जी सर आ रही है। कुछ आइडिया है बेटा पिछली क्लास में कुछ किया? यूट्यूब से देख लेते एक बार। पिछली क्लास का देखा अपनी यूट्यूब से? नहीं सर, ध्यान नहीं दिए थे। बेटा देख ले यार, मैंने दो दो बार इसको रिकॉर्ड करवा रखा है। एक सर बार देख यूट्यूब लेंगे पे। आज, अभी इस क्लास के बाद देख लेंगे। इंस्टाग्राम से बेटा कुछ नहीं होता। इंस्टाग्राम रील से इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करो, सर जी यूट्यूब दोबारा पे देख भिजवाना, लो। आपका चैनल शो नहीं कर रहा। लिखो @expert BEd क्लासेस, उस पे आएगा बेटा। सर प्लेलिस्ट में। ग्रुप में भेजना। ठीक है बेटा, भिजवा दूंगा मैं मैडम के थ्रू, अभी भिजवा दूंगा, ठीक है ना? जैसे क्लास एंड हो। ग्रुप में भी तो भिजवाना सर। हाँ जी, देखो आप डायरेक्टर में बेसिकली दो होते हैं आपके, मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर, ठीक है ना? सो मिनिमम डायरेक्टर हमने पढ़ा था, याद है बेटा सीमा कितने थे मिनिमम डायरेक्टर और मैक्सिमम डायरेक्टर? कुछ आइडिया आपको? मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में तो 2 और पब्लिक में 3। हाँ, और वैसे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 से ज्यादा 15, हाँ जी नहीं हो 15। सकते। तो मैं इसको और जल्दी जल्दी रिवाइज। बोलो बोलो बेटा बोलो। नहीं सर ठीक है, वो प्रिस्क्राइब्ड अगर कुछ नंबर ज्यादा हो तो उस हिसाब से भी हो जाता है सर। ठीक है ठीक। सो बेसिकली देखो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था? डायरेक्टर एंड ऑडिटर कंप्लीट किया था। आज की क्लास बेटा आपकी वाइंडिंग अप पे। किस पे? वाइंडिंग अप पे, ठीक है ना? वाइंडिंग अप के बाद एक आपका टॉपिक आता है ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट, ठीक है ना? सो बेसिकली देखो आपका डायरेक्टर रह गया था। आज की क्लास में हम पूरा कंपनी लॉ फिनिश कर देंगे, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे? लैंड लॉ। बल्कि मैं आज की क्लास से लैंड लॉ स्टार्ट करा दूंगा। लैंड लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, बेटा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्लास। अगर अगर थ्योरेटिकल क्लास में रहोगे, सुनोगे बातों को, तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन इतना डिफिकल्टी हो जाए, ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो देखो आप मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर में बेसिकली आपके डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2, और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? 3। मैक्सिमम डायरेक्टर 15 डायरेक्टर होते हैं, 15 डायरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना? सीमा वॉइस आ रही है आपको? यस सर। बेटा पिछली बार के मेरे को पेपर, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा सकते हो आप लोग? जो पिछली बार के कॉन्ट्रैक्ट के थे आपके LLB सेकेंड ईयर के। करवा देंगे सर। सारे हैं ना आपके पास कि कोई एक दो नहीं है? देखना पड़ेगा सर, शायद होंगे। एक बार देख लेना बेटा, प्रोवाइड कर देना, ठीक है ना? फिर मैं आपको LLB थर्ड ईयर के श्योर। भी कंपनी लॉ के पेपर दिखा दूंगा, ठीक है ना? तो हाँ जी देखो आप सर। बेसिकली हमने डायरेक्टर में क्या क्या पढ़ा था? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर में क्या होता है? सारे के सारे लिस्टेड कंपनी कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी कर सकती है। देखो आप, देवेंद्र वॉइस आ रही है आपको? हाँ सर नमस्कार, आ रही है सर। नमस्ते बेटा। मैं कह रहा था कि आपके पास क्वेश्चन पेपर होंगे पिछले साल के LLB सेकेंड ईयर के? नहीं सर, क्वेश्चन पेपर तो नहीं है सर। तो पेपर कैसे दिया था बेटा? क्वेश्चन कैसे? कंप्यूटर हुआ था क्या? कंप्यूटर बेस्ड है? नहीं, पिछले साल सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, जो अभी दिया है आपने एग्जाम, उसके कह रहा हूँ मैं। हाँ वो कहीं ढूंढना पड़ेगा सर, क्योंकि आने के बाद तो उसको कभी देखा ही नहीं, कहाँ रखा है। तो देखो ना बेटा, वो ढूंढ के मुझे भेजो उसे, ठीक है ना?
अच्छा सर, ठीक है, उसको भेजना है, भेजो याद से भिजवा देना, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। तो देखो आप बेसिकली आपके मूवमेंट डायरेक्टर में क्या होता है, एक लिस्टेड कंपनी होती है, लिस्टेड। हेमू वॉइस आ रही है आपको? हेमू किरण? यस सर, आ रही आवाज। तो अगर आप किससे पॉसिबल होगा, कोई पेपर रखा हुआ कोई से भी, कोई सा भी हो, चाहे सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, वो मुझे प्रोवाइड कर देना बेटा, ठीक है ना। मैडम के थ्रू प्रोवाइड कर देना, मैडम को कर देना, नीतू मैडम मुझे दे देंगे, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है किरण, वॉइस आ रही है किरण आपको? आज तारीख कितना है? यस सर, आ रही आवाज। आवाज? तो बेसिकली देखो आप लिस्टेड कंपनी में आपका मूवमेंट डायरेक्टर की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो बेसिकली इसमें लिमिट कितनी थी, 100 करोड़ से 300 करोड़। तो मैं इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूँ। वुमेन डायरेक्टर की लिमिट कितनी थी, 100 करोड़ से 300 करोड़। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बेसिकली डायरेक्टर कौन मैंने होता थोड़ी है, वहां जो रखा, मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा तभी तो या ढूंढ फिर रहा आपका था। होल टाइम या नॉमिनी। बेटा एक बार देवेंद्र माइक म्यूट करेंगे आप? इसके बाद देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने पढ़ा था, इसके जो लिमिट थे वो 10, 100, 50, 10, 100, 50 था, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लिमिट क्या थी, 10, 100, 50, मुझे याद है। 10 यानी पब्लिक पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, 100 यानी टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, लोन आपका कितना है, 50 करोड़ से ज्यादा है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपका कितने समय तक रहता था, 5 सालों तक था आपका पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमने क्या क्या पढ़ा था कि फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है। डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर किससे अपॉइंट किया जा सकता है, आपका मेमोरेंडम में डिस्क्लोज रहेगा, ठीक है ना। रोटेशनल और रिटायरिंग डायरेक्टर हमने पढ़ा था। रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है, जिस जो अपॉइंटेड किया जाता है कंपनी से इन जनरल मीटिंग, ठीक है ना। रिटायरिंग डायरेक्टर क्या होता है, बेसिकली आपका जो एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी में ऑथराइज रहेगा, ठीक है ना, जिसमें नियरेस्ट 1/3 रिटायर कर सकते हैं, किससे, ऑफिस से, ठीक है ना। तो रिटायर कौन फर्स्ट रिटायर होता है, हमने पढ़ा था, जो लॉन्गेस्ट लंबे समय तक रहेगा, या फिर डिटरमाइन किया जाएगा। एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर हमने पढ़ा था, जिसके जो आपका आर्टिकल ऑफ कंपनी कंफर्म करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आर्टिकल ऑफ कंपनी कंफर्म करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, उसको एडिशनल डायरेक्टर कहते थे। और कोई पर्सन अगर फेल अपॉइंट करने के लिए डायरेक्टर जनरल मीटिंग में, तो उसे अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अल्टरनेट डायरेक्टर बेसिकली कोई डायरेक्टर 3 महीने से गायब है, कहां से, इंडिया से, तो क्या अपॉइंट किया जाएगा, अल्टरनेट डायरेक्टर, किससे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, यानी कि आपका एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। तो सीमा वॉइस आ रही है आपको? डिन और सिन मैंने पिछली क्लास में बताया था, डिन और सिन क्या था, बताओ बेटा, डिन और सिन का मतलब क्या था? सर वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन। वेरी गुड। और सिन क्या था? कारपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ वेरी गुड देवेंद्र, एकदम करेक्ट जवाब दिया है, ठीक है ना। तो डिन आपका क्या था, एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर था, ठीक है ना। सिम कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये था किसके लिए देवेंद्र, बताएंगे आप, ये किन किन के लिए था ये चीजें? हाँ सर, एक सबका एक मार्क है सर, ये उनको रजिस्ट्रेशन एक ये हुआ है कि वो डायरेक्टर है, उनको स्टैंपिंग का ये पावर, जैसे सीए का, हर सीए का एक नंबर मिलता है, जैसे हाँ जी, इसलिए हाँ, हर एक आर्मी मेंबरशिप पर्सनल को नंबर। एक नंबर मिलता है, पुलिस उस तरह से इनको भी मिलता है नंबर, इनके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एक तरह से उनकी वेरिफिकेशन दिखाता है, हाँ, उसके वेरिफिकेशन है आइडेंटिफिकेशन हुआ। को शो करता है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में भी पढ़ा था कि जैसे कंपनी को कब तक अलॉट किया जा सकता है, विद इन द 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना। अभी जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, किस फॉर्म नंबर में होता था, DIR 3, ठीक है ना। DIR 3 में आपका फोटोग्राफ, प्रूफ
proof of identity, resident, board resolution और specimen duly verified. ठीक है। अब जो अलॉटमेंट ऑफ दिन है, ये अलॉटमेंट ऑफ दिन कैसे किया जा सकता है? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसेस करेगा सारे की सारी एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है, उसके बिहाफ पे उसका अप्रूवल रिजेक्शन डिसाइड किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा सेम विद द एप्लीकेंट। ठीक। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था, डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर। कौन कौन नहीं हो सकते हैं डायरेक्टर अपॉइंट? अनसाउंड माइंड, डिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, convicted by the court order disqualifying him from appointment, call in areas convicted for the offense. बेटा सीमा, आपको याद है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या था? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सर जैसे अगर कोई आपका कोई एक्वेंटेंस, कोई जान पहचान का, अगर ऐसा कुछ था शायद, वो उसे डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शायद मुझे ध्यान नहीं है सर। डायरेक्ट वो देवेंद्र आप बताएंगे बेटा इसका मीनिंग क्या है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का? सर जो आदमी, वो ठीक बोले सीमा जी, पर्सनली ठीक बोली है कि जो आदमी कंपनी में अगर डायरेक्टर नियुक्त होता है, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से कंपनी के साथ कोई इंडिविजुअल ताल्लुकात नहीं होना चाहिए सर। करेक्ट है बेटा। ठीक है ना, तालुका आपका जो इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, या फिर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय अपने किसी साथ के किसी रिश्तेदार को अपॉइंट नहीं कर सकता है। ठीक है। इसके बाद देखो फिर हमने पढ़ा था 5 ईयर डिस्क्वालीफाइड, अगर कोई डायरेक्टर पिछले 5 सालों तक डिस्क्वालीफाइड किया गया है, जिसने अभी 5 सालों तक डिस्क्वालीफाइड किस ग्राउंड में किया जाएगा? सबसे पहले उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न को पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से फाइल नहीं किया है, या फिर फेल टू रीपे द डिपॉजिट, कोई डिपॉजिट को फेल रीपे करा है। ठीक है ना। ड्यूटीज हमने पढ़ी थी बेटा, ड्यूटीज आपका आर्टिकल्स ऑफ कंपनी में जो ऑथराइज किया गया, प्रोवाइड किया गया है, या फिर कोई डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्ट इन गुड फेथ है टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी फॉर द बेनिफिट ऑफ मेंबर। ठीक है। इसके बाद देखो ड्यूटीज और डायरेक्टर में क्या क्या थे, जैसे कि सबसे पहला एक्सरसाइज करेगा ड्यूटी रीजनेबल केयर, ड्यू केयर से। ठीक है ना। डायरेक्टर ऑफ कंपनी इन्वॉल्व नहीं करता कोई सिचुएशन, डायरेक्टर ऑफ कंपनी कोई अचीव नहीं करेगा, अटेम्प्ट नहीं करे टू अचीव एनी अनड्यू गेन। डायरेक्टर ऑफ कंपनी कोई असाइन नहीं कर सकता ऑफिस और अपने असाइनमेंट को सो मेड टू बी वाइड। अगर कोई ऐसा करता है छोटा ऑफिस को, तो उससे क्या होगा? वाइड हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, हमने क्या पढ़ा था, मैं सीधा लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है आज वही पढ़ा रहा हूं, फिर हम सीधा वाइंडिंग अप करेंगे आज का टॉपिक। वाइंडिंग मिसमैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है ना। फिर आज कंपनी लॉ को खत्म करके हम क्या स्टार्ट करेंगे? लैंड लॉ स्टार्ट कर देंगे अपना। ठीक है ना। तो देखो आप यहां तक क्लियर है ना बेटा? लैंड लॉ स्टार्ट कर देना आज खत्म करके देवेंद्र से। सर आप आज ऑडिट वगैरह के विषय में भी, ऑडिटर वगैरह के विषय में भी बताने वाले थे फिर? हाँ जी, वही बता रहा हूँ बेटा, मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है ना। मैं डायरेक्टर में देखो ये सब बेटा पिछली क्लास में मैंने कवर करा दिया है। ठीक है ना। पिछली क्लास में ऑडिटर हमने स्टार्ट कर ही दिया था बस। अब देखो ऑडिटर से स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है ना। सो ऑडिटर, वाइंडिंग अप और मिसमैनेजमेंट आज करके पूरा फिनिश कर देंगे हम कंपनी लॉ अपना। ठीक है ना। तो ऑडिटर बेसिकली हमने कंपनी लॉ में क्या क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या क्या होती हैं। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या क्या आता है। इसके बाद देखो आप, टाइप्स ऑफ कंपनी हमने पढ़ा। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था बेटा शेयर, डिवेंचर, डायरेक्टर, ऑडिटर। ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 स्टेजेस को अच्छे से क्लियर किया। अब आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है ना।
सो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में देखो सबसे पहले जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो आपका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जिसके पास सीओपी हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो। फर्म है तो अगर कोई फर्म बॉडी कॉर्पोरेट कर रहा है तो बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन हो सकता है, देखो आपका पार्टनरशिप फर्म में मेजोरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टाइजिंग जो चार्टर्ड अकाउंटिंग डूइंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अगर एलएलपी ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो उनके पास सीओपी होना चाहिए, ठीक है ना, जो फर्म है। इसके बाद देखो आप डिस्क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द एलएलपी, सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट कोई ऑफिसर एम्प्लॉय यानी कि खुद का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। कोई पर्सन है, पर्सन हु इज अ पार्टनर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो बेसिकली कोई पर्सन है, पार्टनर है, किसी एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर किसी कंपनी का खुद का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो किसी पर्सन के पास कोई बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी का जो सब्सिडियरी एसोसिएट है, होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट है होल्डिंग का, ठीक है ना। इसके बाद देखो पर्सन जिसका रिलेटिव है और की मैनेजर पर्सन है कंपनी का या फिर कोई पर्सन, ठीक है ना, पर्सन है जिसका रिलेटिव इन डेप्थ है, यानी कि किसी पर्सन ने 5 लाख से ज्यादा का कोई गारंटी कोई लोन ले रखा है, इन डेप्थ यानी कि लोन ले रखा है, फिर गारंटी ले रखी है किसी थर्ड पार्टी से 1 लाख से ज्यादा, वो आपका ऑडिटर नहीं हो सकता है। कोई पर्सन उसका रिलेटिव पर्सन होल्डिंग सिक्योरिटी कंपनी सब्सिडरी का, कोई पर्सन कन्विक्टेड बाय कोर्ट है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट किसी फ्रॉड के लिए, ठीक है ना। कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो बेसिकली हम जो ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि किसी एम्प्लॉयमेंट से जुड़े। अगर वो किसी एम्प्लॉयमेंट से जुड़े तो आपका ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। क्लियर है बेटा देवेंद्र, सीमा डाउट है इसमें आपको किसी को? सर वो एम्प्लॉय अगर हैं कहीं तो उनको छोड़ना पड़ेगा ना सर, अगर ऑडिटर हाँ नियुक्त हाँ, होते वेरी हैं गुड तो वेरी उसको गुड, क्विट हाँ करना हाँ, पड़ेगा। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, ठीक है ना। सीमा क्लियर है आपको? चले आगे हम। अच्छा, सीमा क्लियर है बेटा, ये चीज आपको? आगे चले हम। हाँ जी सर। तो बेसिकली देखो कोई पर्सन अपॉइंटमेंट अगर कर रहा है फॉर मोर देन 20 कंपनीज, अगर 20 कंपनी से ज्यादा का अपॉइंटमेंट हो रहा है, मतलब कोई ऑडिटर 20 कंपनी से ज्यादा जुड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। मतलब वो ऑडिटर अगर ऑडिटर अपॉइंट किया गया है तो 20 कंपनी से ज्यादा नहीं ऑडिट कर, मतलब ऑडिटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो पर्सन कोई सब्सिडरी एसोसिएट है, ठीक है ना, इन टाइप ऑफ एंगेज इन नॉन ऑडिट सर्विस, कोई नॉन ऑडिट सर्विस करे तो ऑडिटर नहीं हो सकता है। सो बेसिकली हमने क्वालिफिकेशन में क्या पढ़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जिसके पास सीओपी होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि एलएलपी हो, जो एलएलपी एक फर्म के बिहाफ पे सीओपी दिखा सके। डिस्क्वालिफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, जिसने आपका लोन ले रखा है 5 लाख से ज्यादा, गारंटी ले रखी है 1 लाख से ज्यादा, होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब एलएलपी कर सकते हैं बेटा, एलएलपी अपनी ऑडिट करा सकते हैं पर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं करा सकता है। इसके अलावा कोई पर्सन जो कि आपका फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इसके बाद देखो कोई पर्सन है जिसने 20 से ज्यादा कंपनीज का ऑडिट नहीं किया हो, ठीक है। फिर आता है ऑटोमेटिक वेकेशन ऑन बिकमिंग डिसक्वालिफाइड, यानी कि कहने का मतलब है डिसक्वालिफाइड कब होगा, जब वो खुद ही अपने ऑफिस को छोड़ देता है, ठीक है ना। कैजुअल, इसको क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी, ठीक है ना। अब बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर क्या से होता है। इसमें दो आते हैं, एक फर्स्ट ऑडिटर और एक फर्स्ट ऑडिटर के बाद। सो फर्स्ट ऑडिटर कब होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के पीरियड। हमने एनुअल जनरल मीटिंग क्या था, किसी को डाउट था एनुअल जनरल मीटिंग में बेटा? बताओ सीमा देवेंद्र, आपको डाउट था एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम में, शेयर होल्डर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग? नो सर। नहीं सर। देवेंद्र क्लियर था ना?
तो देखो आप ये बेटा चार्ट से हम पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी होता रहेगा। फर्स्ट ऑडिटर का होता है विद इन 30 days फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करता, कहने का मतलब है फर्स्ट ऑडिटर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करता तो कौन करेगा, मेंबर करेंगे ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के। ठीक है ना। तो इसके बाद देखो जो टेन्योर होता है फर्स्ट ऑडिटर का, कंक्लूजन टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। ठीक है ना। एनुअल जनरल के मीटिंग के कंक्लूजन तक फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद देखो बोर्ड इन्फॉर्म करेगा अगर फेलियर हो रहा है विद इन 19 days, बोर्ड इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को अगर अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है विद इन 30 days फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इसके बाद देखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स कौन होते हैं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर में देखो हर कंपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ऑडिटर अपॉइंट करती है। ठीक है ना। एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन ऑडिटर। अब सो ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाता है मेंबर से, वो ऑफिस को होल्ड करेगा कब तक, कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है ना। सो कंपल्सरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर अप्लाई किया जाता है, इसमें इंटीमेट किया जाता है उसके अपॉइंटमेंट के बारे में। अगर कोई नोटिस रजिस्ट्रार को दी जा रही है उसके अपॉइंटमेंट की तो 15 दिन के अंदर दी जाती है मीटिंग। क्लियर है यहाँ तक। सो फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days फ्रॉम कंपनी रजिस्ट्रेशन। सब्सिक्वेंट उसके बाद के ऑडिटर कौन अपॉइंट किए जाते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है ना। फिर आता है देखो कैजुअल वैकेंसी। सो कैजुअल वैकेंसी हमने पढ़ा था, अगर कोई कॉज किसी रेजिग्नेशन से किया गया तो 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर लिया जाएगा। अगर कोई कॉज मतलब कोई वैकेंसी हुई है किसी अदर रीजन से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब तक कर सकता है, विद इन 30 days। ठीक है ना। अब जो टेन्योर ऑफ ऑडिट है वो आपका कब तक होना चाहिए, टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर है बेटा, यहां तक डाउट है किसी को। सीमा देवेंद्र नो सर। बताएंगे बेटा। सीमा बस छोटा सा है बस कि फर्स्ट ऑडिटर कब अपॉइंट किया जाता है और किसके द्वारा, सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये वो 30 days के अंदर कंपनी के एस्टेब्लिश होने के बाद में। वेरी गुड। और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कब किया जाता है, एजीएम। हाँ वेरी गुड, गुड आंसर। अब इसके बाद देखो बेटा, अब आता है आपका क्वेश्चन कि ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए क्या लिमिट होनी चाहिए। जैसे हमने वुमेन डायरेक्टर की पढ़ी 100 से 300 करोड़, इंडिपेंडेंट की डायरेक्टर की पढ़ी 10 100 50, 10 पेड अप कैपिटल से ज्यादा, 100 टर्नओवर से ज्यादा और 50 आउटस्टैंडिंग लोन से ज्यादा। ठीक है। सो ऑडिट कराने के लिए क्या होता है, ऑडिट कराने के लिए सबसे पहले सारी की सारी लिस्टेड कंपनी ऑडिट कराती है। अब ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है समझेंगे हम। लिस्टेड कंपनी होती है जो कंपनी लिस्ट होते हैं किसमें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है ना। वो तो अपनी ऑडिट कराएगी। इसके अलावा अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी, तो अगर उसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, नहीं देखो, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल 50 करोड़। ठीक है ना। इसमें भी बेटा 10 से 50 करोड़ की लिमिट है, बस आप इतना लर्न कर लो, 10 करोड़ से 50 करोड़। ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका आता है मैंडेटरी रोटेशन इंट्रोड्यूस किया गया बोथ इंडिविजुअल और ऑडिट लेवल पे। ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें आपका अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले देखो आप, इंडिविजुअल ऑडिटर एक टर्म मतलब हर 5 सालों में एक बार ऑडिट अपॉइंट किया जाएगा, 5 साल के बाद दूसरा किया जाएगा। अगर ऑडिट फर्म एलएलपी है तो 2 बार अपॉइंट नहीं कर सकती, मतलब 5 सालों में फर्स्ट पहले से लेके 5वें साल तक 2 बार अपॉइंट कर सकती, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। इसके बाद देखो कंप्लीशन ऑफ टर्म के बाद आपका क्या होता है, ऑडिट इंक्लूडिंग, मतलब ये जो टाइम पीरियड है वो आपका 1 साल से 5 साल तक चलेगा। ठीक है।
इसके बाद देखो बेटा आपका हमने कौन सी वो पढ़ा था, ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर, वो प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था। अब आता है गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। जब गवर्नमेंट कंपनी की बात होती है तो जो अपॉइंटमेंट है फर्स्ट ऑडिटर का वो कौन करेगा, सीएजी गैग करेगा। गैग का मतलब क्या था बेटा, सीमा बताएंगे आप? सीमा है नहीं शायद क्लास में, है देवेंद्र सीमा क्लास में क्या? नहीं है सर, अभी लेफ्ट की है सर वो। सीएजी नहीं होता है, है, सेंट्रल ऑडिटर जनरल होता है सर। कंट्रोलर बेटा आप ही ने बताया था ना। सॉरी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल सर। हाँ, कंट्रोलर कंट्रोलर ऑडिटर ऑडिटर जनरल। जनरल ऑफ इंडिया। सो बेसिकली जो एसएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं वही ऑडिट के उसमें डिपार्टमेंट में जो बैठते हैं, ठीक है ना। पूरा जैसे डायरेक्टर के ग्रुप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है, वैसे ऑडिटर को अपॉइंट करना, रिमूव करना गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है, सीएजी करता है। क्लियर? सो बेसिकली सीएजी क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ शैल बी मेड बाय सीएजी विद इन 60 days ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे उसमें फर्स्ट डायरेक्टर में कौन, फर्स्ट ऑडिटर में कौन करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था विद इन 30 days। तो इसमें कौन करेगा बेटा, सीएजी करेगा विद इन 60 days। अगर सीएजी फेल करता है बोर्ड को अपॉइंट करने के लिए तो वो नेक्स्ट 30 days मतलब बोर्ड अपॉइंट करेगा। सीएजी नहीं कर पा रहे तो बोर्ड करेगा, कब तक, 30 दिनों तक। क्लियर है बेटा, यहां तक आगे चले हम? बताओ देवेंद्र, आगे चले हम? हाँ सर, चलिए। इसके बाद देखो अगर बोर्ड फेल है अपॉइंट करने के लिए फर्स्ट डायरेक्टर को, तो बेसिकली कब तक किया जा सकता है, ईजीएम में करा जा सकता है विद इन 60 days, ठीक है ना। इसके बाद देखो सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये बेसिकली कब तक किया जाता है, सीएजी में किया जाता है विद इन 180 days में। अब जो ऑडिटर है ऑफिस को होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। ये कब तक कर सकते हैं, टिल द कंक्लूजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग तक होल्ड कर सकता है, ठीक है ना। कैजुअल वैकेंसी हो रही है तो बेसिकली कैजुअल वैकेंसी में सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब तक कर सकता है, 30 days तक। और ये जो टेन्योरशिप होगा कब तक चलेगा, नेक्स्ट एजीएम तक चलेगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखो आता है कंपल्सरी रीअपॉइंटमेंट। ये कंपल्सरी रीअपॉइंटमेंट कहने का मतलब है अगर ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है तो उसे रीअपॉइंट बाय पासिंग एज रेजोल्यूशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना। सो बेसिकली आपका रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता अगर वो ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। यानी कि अगर क्वालिफाइड नहीं किया गया है रीअपॉइंटमेंट के लिए, उसने कोई कंपनी को नोटिस या राइटिंग में रीअपॉइंट होने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया मीटिंग में, ठीक है ना। इसके बाद देखो ऑडिटर या रीअपॉइंटमेंट वायलेट हो रहा है सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब देखो सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट यानी कि कितने लिमिट ऑफ ऑडिट तक हम प्रोवाइड कर सकते। सबसे पहले मैंने वही बताया बेटा 20 है, ठीक है ना। यहीं तक पढ़ते हैं केस ऑफ इंडिविजुअल। देखो जो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट स्टैंड एट 20, मतलब 20 ऑडिट करा सकते हैं हम, 20 से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 20 से ज्यादा है तो 20 लिमिट ऑफ 20 कंपनी इंक्लूड्स पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल ऑफ 100 crore एंड मोर। अब इसमें किस किस की ऑडिट नहीं हो सकती है, एक 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में भी सेम आपका 20 ही रहेगा, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म हो गवर्नमेंट 20, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट कितना है 20, ठीक है ना। इसके बाद देखो रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर। ये रेमुनरेशन कौन डिसाइड करता है, अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेकंड और सब्सिक्वेंट अगर इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर से अपॉइंट किया गया तो शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में अपॉइंट डिसाइड करते हैं ऑडिटर की रेमुनरेशन। अगर ऑडिटर अपॉइंट किया गया सीएजीएस से फॉर गवर्नमेंट कंपनी तो शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग, ठीक है ना। तो जनरल मीटिंग आपके डेलीगेट करता है पावर टू फिक्स द रेमुनरेशन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक। अब ये रेमुनरेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले ऑडिटर की फीस आती है,
उसके एक्सपेंस आते जो इनकर्ड किए गए ऑडिटर के इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ कंपनी। कॉस्ट ऑफ एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, कोई कॉस्ट है किसी फैसिलिटी का प्रोवाइडेड टू दी ऑडिटर, या फिर कोई डिस्क्लोज किया गया आपका शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है बेटा यहाँ तक? किसी को डाउट है? सीमा, देवेंद्र, आपको, किरण? नहीं सर। बताओ बेटा देवेंद्र, किरण, डाउट है? नहीं सर, चलिए सर। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप रिमूवल ऑफ ऑडिटर में बेसिकली आपका जो रिमूवल ऑफ ऑडिटर वो ऑफिस से होगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन आता है, रिक्वायर्स द रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म शैल रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन। इसमें नेचुरल जस्टिस आता है, ऑडिटर गिवन करते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड बिफोर रिमूव, यानी रिमूव करने से पहले हियरिंग होनी चाहिए। ठीक है ना। अब बेसिकली ये रूल कब तक अप्लाई किया जाता है कि एप्लीकेशन होगी सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द 30 डेज ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन, और कंपनी पास करते एक स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में विद इन 60 डेज। ठीक है। अब जो रेजिग्नेशन है आपका, ये रेजिग्नेशन कब तक होना चाहिए? फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज टू द आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज तक। ठीक है ना। अब इसकी अगर कोई इसको नहीं मानता है, रेजिग्नेशन को पेनल्टी क्रिएट करता है, तो पेनल्टी का अमाउंट दे रखा है 50,000 से 2 लाख। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे किया जाएगा रिटायरिंग ऑडिटर में? एक स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड होता है रेजोल्यूशन के लिए एट द जनरल मीटिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। इसके बाद देखो अगर मान लो कोई नोटिस हो रहा है रेजोल्यूशन का, तो कंपनी क्या करती है? कॉपी सेंड करती है किसको? रिटायरिंग ऑडिटर। अब ये जो नोटिस होता है इसमें रिटायरिंग ऑडिटर रिप्रेजेंटेशन दिखाता है राइटिंग में किसको? कंपनी को, और अपनी रिक्वेस्ट करता है नोटिफिकेशन टू द मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका आता है अगर मान लो ये ट्रिब्यूनल है एप्लीकेशन आइदर ऑफ द कंपनी ऑफ एनी अदर एग्रीड पर्सन सेटिस्फाइड है, तो बेसिकली एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। इसके बाद देखो रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। रिमूवल ट्रिब्यूनल से कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको किसी फ्रॉड एक्शन में इन्वॉल्व हुआ है, सेकंड एप्लीकेशन नॉट मेड इन अकॉर्डेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड एप्लीकेशन मेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई द चेंज इन ऑडिटर रिक्वायर्ड, यानी कि कोई चेंज आता है तो आप क्या कर सकते हैं? हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसमें राइट से ऊपर ऊपर से आप सबको पढ़ लेना है। सबसे पहले राइट ऑफ एक्सेस ऑफ ऑल टाइम टू द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट ऑफ एक्सेस टू द रिकॉर्ड ऑफ सब्सिडीज, राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, यानी कि हम नोटिस को रिसीव कर सकते हैं और जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। ड्यूटीज क्या क्या बता रखी है? सबसे पहले ऑडिट स्टैंडर्ड के साथ हमें रहना है जो आईसीए ने हमें प्रोवाइड कर रखा है। ड्यूटी करने अगर कोई भी फ्रॉड हमें पता चलता है तो उसको किसको देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देंगे। कोई भी फ्रॉड का एक्ट आता है। फिर देखो ड्यूटी नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विस। अभी नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज में क्या क्या आता है? जैसे अकाउंटिंग सर्विस हो गया। जैसे मैं ऑडिट में हूं तो बेटा ऑडिट में मैं काम कर रहा हूँ, ऑडिटर भी है, तो मैं कोई अकाउंटिंग, कोई बुक कीपिंग, कोई कंसल्टेंसी, कोई मैनेजमेंट, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है देवेंद्र, आपको क्लियर है ये चीज? हाँ सर। ठीक है ना। किरण, आपको क्लियर है ये चीज? इसके बाद देखो आपका आता है, हमने ड्यूटीज नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज पढ़ लिया। बेसिकली आपका कौन कौन रेंडर नहीं कर सकते हैं? अगर मैं ऑडिटिंग करा रहा हूं तो ऑडिटिंग कराते समय मैं क्या क्या रेंडर नहीं कर सकता हूं? एक आपका अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, कंसल्टेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ठीक है ना, या फिर स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। इसके बाद देखो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में आते हैं ड्यूटीज टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने, ड्यूटी टू अटेंड द
ड्यूटी टू अटेंड द जनरल मीटिंग, ड्यूटी टू रिपोर्ट एंड एंक्वायर। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है बेटा? देवेंद्र आपको डाउट है इसमें? नहीं सर। तो अब हम वाइंडिंग अप स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर एंड ऑडिटर क्लियर है? इसमें डाउट तो नहीं है ना अभी कुछ भी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इसके बाद हमने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन, लिमिट, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ा है। आगे चले हम। सर यहाँ से बताओ वाइंडिंग बेटा। अप से आप नोट्स भेज देंगे ना? वाइंडिंग आपके भेजे हैं बेटा, जो पहले नोट थे ना आपके पास, पहले हाँ नोट जी। देखो आप, सबसे पहले नोट जो मैंने अच्छा। प्रोवाइड किए थे हाँ उसी जी, में हाँ जी, वाइंडिंग ओके। है बेटा, ओके सर। ठीक है ना सीमा? उसी में वाइंडिंग है। जो पहले नोट्स प्रोवाइड किए गए थे ना आपको, जो ये वाले नोट्स थे, इसमें सब प्रोवाइड है। इसका आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। हमने इसमें मीटिंग कर ली थी ना। वाइंडिंग अप देखो बेटा, वाइंडिंग अप यहाँ पे, ठीक है ना? फिर आज एक चार्ट से। सो वाइंडिंग अप आपका हम स्टार्ट करते हैं। वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी पहले मैं स्टार्ट करा देता हूँ, ठीक है ना? फिर आपका ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है ना? फिर खत्म है पूरा कंपनी लॉ। तो वाइंडिंग अप होता क्या है बताएंगे बेटा आप? सीमा, वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? जैसे कोई इंसॉल्वेंट हो जाती है कंपनी तो वो उसको क्लोज कर दिया जाता है। अभी क्लोज कहाँ किया जाता है और कितनी फीस? मैंने बताया भी होगा पहले की क्लासेस में। फीस रिक्वायर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में होती है, ठीक है ना? एमसी की साइट में जाके वाइंड अप किया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स को किसको दिया जाता है? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिया जाता है। क्लियर है देवेंद्र ये चीज आपको? हाँ सर। क्या बात सैड हो बेटा? हाँ सर, सर बोल रहे हो बस। नहीं सर, सैड नहीं है। अरे देखो मैं एक बात कहूँ, देखो अब बच्चे आए ना आपको पढ़ने ना, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ना। बच्चों के आने आज जाने से क्या होता है? पिछली क्लास से ज्यादा थे, आज कम है बस। देखो आप, वाइंडिंग अप बेसिकली एक लास्ट स्टेज है, पुटिंग एन एंड टू द लाइफ ऑफ कंपनी, ठीक है ना? सो वाइंडिंग अप आपका एक लास्ट स्टेज है कंपनी को खत्म करने के लिए, ठीक है ना? जहाँ पे सारे के सारे स्ट्रेटजीज फॉर सर्वाइवल फेल हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से आपकी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो उसको वाइंड अप कराना पड़ेगा। सो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एसेट को सेल किया जाता है, लायबिलिटीज को उनका पैसा दे दिया जाता है, और किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? शेयर होल्डर को, जिन्हें कॉन्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। सो बेसिकली वाइंडिंग अप प्रोसेस में क्या होता है बेटा? एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। लिक्विडेटर जो गवर्नमेंट कंपनी है, देखो प्राइवेट कंपनी में तो हम खुद करा सकते हैं वाइंडिंग अप, बट गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है? एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। अब लिक्विडेटर क्या करता है? सारे एसेट्स की फिगर निकालता है। फिगर यानी कि कितने एसेट, मतलब शेयर होल्डर को कितने एसेट देने हैं, कितनी लायबिलिटीज पे करनी है, ठीक है ना? तो वो सारी की सारी चीजें किस में आती है? वाइंडिंग अप के प्रोसेस में आती है, ठीक है ना? सो बेसिकली वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसमें लाइफ को एंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर एंड द मेंबर। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। सो लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड। ही टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है? पूरा का पूरा कंट्रोल करता है कंपनी का। एसेट को कलेक्ट करेगा, डेब्ट को पे करेगा, और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारे सरप्लस को किसके अंडर? मेंबर के अंडर, इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट्स। यहां तक क्लियर है सीमा, देवेंद्र? चले आगे हम। हाँ जी सर। सो बेसिकली हम लिक्विडेटर क्या होता है सीमा बताएंगे आप? सर वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो जो सारा बाइंडिंग अप के प्रोसेस को प्रोसीड करता है। ओह वेरी गुड, ठीक है ना? सो देखो वाइंडिंग अप में 3 स्टेज आते हैं, कंपलसरी, वॉलेंट्री, ठीक है ना? कंपलसरी वाइंडिंग अप क्या होता है? जो कोर्ट के हिसाब से होता है। किसके द्वारा होता है? कोर्ट के हिसाब से। और वॉलेंट्री वाइंड अप किसके द्वारा होता है बेटा? वॉलेंट्री होता है आपका मेंबर की इच्छा के अनुसार। क्लियर है? यहां तक डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है ना देवेंद्र, डाउट है इसमें? नहीं सर।
तो बेसिकली देखो आप कंपल्सरी वाइंडिंग अप क्या होता है, इट इज अ वाइंडिंग अप डन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, दिस इज कॉल्ड कंपल्सरी वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट। अब इसमें ग्राउंड क्या क्या होते हैं कंपल्सरी वाइंडिंग अप के, सबसे पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है। अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कोई डिफॉल्ट हो रहा है तो वाइंडिंग अप होनी होनी है, यानी कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या, एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। और बिजनेस के स्टार्ट होने के बाद एक ही साल में क्या हो रहा है, फेलियर टू कमेंस बिजनेस विद इन 1 ईयर, एक साल में बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस पूरे एक साल का हो गया, इसमें जो मेंबर है वो बिलो, रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप बिलो द मिनिमम, मिनिमम से कम हो गए, ठीक है ना। कंपनी क्या कि कंपनी की इनेबिलिटी हो गई है डेब्ट को पे करने के लिए, तो आपका क्या करा सकते हैं हम, कंपल्सरी वाइंडिंग अप आपका लास्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। तो कोर्ट क्या करता है, वाइंड अप के लिए चूज नहीं करता, बट पिटीशन में फाइल कर दी जाती है। सो बेसिकली पिटीशन किसके द्वारा की जा सकती है, यानी कि कौन करा सकता है, कहने का मतलब है हु कैन फाइल कंपल्सरी वाइंडिंग अप, या लिस्ट दोज पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप। सबसे पहला आता है खुद कंपनी ने खुद ही कर दिया। अब कंपनी ने खुद कैसे किया, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कहने का मतलब है कंपनी के पास इतना कैपिटल ही बचा है कि वो बिजनेस में लगा सके, तो बेसिकली इस केस में क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग अप करना पड़ेगा। फिर सेकंड आता है पिटीशन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने कोई पिटीशन फाइल की है। पिटीशन बाय कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कॉन्ट्रीब्यूटर्स यानी कि कोई कॉन्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा कोई पिटीशन फाइल की गई। कॉन्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं बेटा सीमा, सर वो क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स, अच्छा ओके सर। पिटीशन किसी रजिस्ट्रार के थ्रू कराई गई है, ठीक है ना। पिटीशन किसी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराई गई है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एडवर्टाइजमेंट ऑफ पिटीशन। अभी बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ऑफ पिटीशन कब तक की जाती है, हियरिंग के 14 मतलब एडवर्टाइज 14 डेज बिफोर एनी हियरिंग, हियरिंग के 14 दिन से पहले, ठीक है ना। अब इसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं वाइंडिंग अप के, सबसे पहला इफेक्ट होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर को इंटीमेट करता है, रजिस्ट्रार को इंटीमेशन देता है। वाइंडिंग अप की कॉपी देता है किसको, रजिस्ट्रार को देता है। ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप होता है, पेंडिंग सूट को प्रोसीड नहीं किया जाता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर टू बी लिक्विडेटर, मतलब लिक्विडेटेड, लिक्विडेटेड है इधर, ठीक है ना। सो बेसिकली इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले लिक्विडेटर को इंटीमेशन दी जाएगी। कॉपी ऑफ वाइंडिंग अप किसको दी जाएगी, रजिस्ट्रार को दी जाएगी। ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग अप क्या होगा, आपका एक नोटिस ऑफ डिस्चार्ज होगा, और पेंडिंग सूट आपके प्रोसीड नहीं किए जाए, ठीक है। इसके बाद देखो वॉलेंट्री बाइंडिंग अप, यहां तक क्लियर है सीमा देवेंद्र, आपको कोई डाउट है कंपल्सरी बाइंडिंग अप में? नहीं सर, पढ़ लेंगे, हाँ जी। ठीक है ना। सो देखो वॉलंटरी बाइंडिंग हमने बेटा कंपनी लॉ मैंने काफी डिटेल में बता दिए 3 क्लासों में, ठीक है ना। इसकी कुमार के क्वेश्चन बैंक में क्लास के एंड में प्रोवाइड करता हूं, ठीक है ना। तो वॉलेंट्री बाइंडिंग आप देखो, वॉलेंट्री बाइंडिंग आप किससे होता है, क्रेडिटर, इट इज द क्रेडिटर और मेंबर यानी कि शेयर होल्डर, यानी कि जो क्रेडिटर बाइंडिंग अप बाय द क्रेडिटर और मेंबर, जो वॉलेंट्री बाइंडिंग अप है उससे मैं क्या कह सकता हूं, आपका क्रेडिटर बाइंडिंग अप। सो बेसिकली in voluntary winding up, the company and creditor are left free to settle their affair without going to the court। कहने का मतलब है कोर्ट के पास ना जाके अपना सेटलमेंट खुद कर, ठीक है ना। सो कंपनी जो वाइंड अप वॉलेंट्री होती है कुछ सर्कमस्टांसेस में होती है। सबसे पहले ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, किसके लिए, ड्यूरेशन फिक्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ द कंपनी द आर्टिकल। इसके बाद कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया विद इन 14 डेज ऑफ रेजोल्यूशन इन्फॉर्मिंग द पब्लिक, इन्फॉर्मिंग इन न्यूज़पेपर। क्लियर है बेटा, यहां तक डाउट है? नहीं सर। बताओ बेटा देवेंद्र, डाउट है यहां तक? नहीं सर, चलिए सर।
अब देखो दो टाइप्स के वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होते हैं, एक तो मेंबर का और एक आपका क्रेडिटर। मेंबर में क्या है, देखो मेंबर का वॉलेंट्री वॉलेंट्री वाइंडिंग अप कब टेक प्लेस करेगा, जब कंपनी आपका सॉल्वेंट है। कहने का मतलब है कंपनी में कोई मतलब कोई ऐसा कंपनी में डेप्थ नहीं है जो डेप्थ पे करे। तो हम क्या कर सकते हैं, मेंबर अपनी इच्छा के अनुसार, मेंबर चाहते हैं कि कंपनी अब ज्यादा ना चले तो उस कंपनी को वाइंड अप करा देते हैं। तो बेसिकली आपका किस में आता है, मेंबर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, ठीक है ना। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। जो डिक्लेरेशन है सॉल्वेंसी का आपका रजिस्ट्रार के साथ फाइल होना चाहिए। एक इंटीमेशन होनी चाहिए मेंबर से, जो आपका एंटायरली मैनेज किससे होगा, उन्हीं से, किससे, मेंबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है देखो आप, मेंबर वॉलेंट्री वाइंडिंग अब में सबसे पहले अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिक्विडेटर, नोटिस, ये नहीं है बेटा, ये छोड़ दो, स्किप कर दो। जो अपॉइंटमेंट से लेके फाइनल मीटिंग एंड रिजोल्यूशन है ना, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। फिर देखो आपका सेकंड पॉइंट आता है वाइंडिंग, वॉलेंट्री वाइंडिंग आपका सेकंड टाइप क्या है, क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंडिंग। So basically creditor move the resolution from voluntary winding of the company. So basically इसमें अगर मान लो कोई solvency declare की गई है, so there is no solvency declaration made by the director of the company. इसके बाद कोई कंपनी सॉल्वेंट, बेसिकली आपका जब कंपनी सॉल्वेंट होती है तो मेंबर अपने इच्छा के अनुसार वॉलंटरी करा सकते हैं। बट अगर कंपनी क्या है आपकी सॉल्वेंट है तो क्या होगा, क्रेडिटर वाइंडिंग अप करा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी बेटा सेम प्रोविजो है, इसको पढ़ लेना है कि क्रेडिटर की मीटिंग होगी, फिर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा किसमें, रजिस्ट्रार में, फिर अपॉइंटमेंट होगी, रेम्यूनरेशन होगा, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन होगा, बोर्ड पावर है कि सीज कर सकता है, बोर्ड फिल कर सकती है वैकेंसी, ड्यूटी टू लिक्विडेटर टू कॉल क्रेडिटर मीटिंग, पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेप्ट चेयर, फाइनल मीटिंग और डिसोल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा, डाउट है इसमें कुछ? नहीं सर। इसके बाद देखो वाइंडिंग अप सब्जेक्ट टू सुपरविजन ऑफ कोर्ट। अब इसमें क्या होता है, कोर्ट क्या कर सकता है, अपने इच्छा अनुसार वाइंडिंग अप करा सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया किसके थ्रू, कॉन्ट्रीब्यूटरी या फिर क्रेडिटर और लिक्विडेटर। तो कहने का मतलब है कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी, क्रेडिटर, लिक्विडेटर अप्लाई कर सकता है कोर्ट में आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है ना। कोर्ट क्या करेगा, एक ऑर्डर करेगा जिसमें वॉलेंटरी वाइंडिंग आपको कंटिन्यू करा जाएगा अंडर इट सुपरविजन। कोर्ट क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट करेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मेजोरिटी शेयर होल्डर और क्रेडिटर। अब इसमें कोर्ट क्या पास करेगा, एक ऑर्डर कि कंपनी कंपलसरी वाइंडिंग अप करा दी जाए। क्लियर है ना बेटा, यहाँ तक डाउट है किसी को? नो सर। इसके बाद देखो आप, हमने जो आपका कंपनी लॉस में काफी हद तक फिनिश कर दिया। कंपनी लॉ में बेटा हमने कंपनी के बारे में, टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है ना, शेयर, डिबेंचर, इसके बाद मीटिंग, वाइंडिंग अप, डायरेक्टर, ऑडिटर, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 स्टेज थे, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो बेसिकली कंपनी लॉ में काफी हद तक कंप्लीट है। इसमें कंपनी लॉ में डाउट है बेटा देवेंद्र सीमा आपको कुछ? पर मैं सर ओपन कराता हूँ। मिस मैनेजमेंट हाँ आप कह रहे थे ना, इसमें कहीं पे दिया नहीं हुआ जो आपने नोट्स प्रोवाइड किए हैं सर? हाँ, इसमें मिस नहीं है ना मैनेज बेटा, इसमें नहीं है। अभी प्रोवाइड करता हूँ मैं, ठीक है ना। वो सुबह सुबह प्रोवाइड करना था मुझे, ओके सर। एक्चुअली उसमें काम चल रहा है ना सीमा, उसमें वो मेरे को काफी अच्छा कंटेंट उसका मिला है, ठीक है ना। तो अभी जो अच्छा मैंने सर। ऑपरेशन ऑफ मिस मैनेजमेंट है वो आज की क्लास में मैंने थोड़ा सा होल्ड रखा है। जब नेक्स्ट संडे क्लास होगी, ज्यादा लंबा नहीं है बेटा, बस 15 से 20 मिनट का टॉपिक है, उससे बड़ा नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ठीक है करा सर, दूँ, नेक्स्ट ठीक है ना। करवा अभी बस दीजिएगा। हाँ वही जी। रह गया और कुछ नहीं रह गया बेटा, कंपनी लॉ में मैंने सब ओके। कुछ करा दिया। ओके अब सर, हम थैंक क्या करेंगे, देखो वैसे भी हमारी स्पीड सीमा सही चल रही है, हम 3-3 क्लास में एक एक बुक को कंप्लीट कर,
और मैं कहूँगा सर बेटा इसमें लास्ट प्रोटेक्शन ऑफ क्लास, माइनॉरिटीज में क्या पढ़ेंगे सर? हाँ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी माइनॉरिटी शेयर होल्डर, हाँ उसका पीडीएफ मैं अभी दे देता हूँ, ठीक है ना, अभी प्रोवाइड करता हूँ उसका, अभी क्या अभी प्रोवाइड करता हूँ, 1 मिनट रुको बस, मैं एक बार इसके बारे में बता दूं, ये हाँ ये बेटा पढ़ लेना, ठीक है ना। ये जो कंपनी लॉ का दिया गया है, कंपनीज एक्ट के शॉर्ट वो थे कि स्मॉल कंपनीज में क्या क्या आता है, फॉरेन होल्डिंग सब्सिडरी, पढ़ लेना, ठीक है ना। इसमें जो मुझे बताना है बस आपने एक आपने मिनट रुक इसको जाओ। अपने भिजवाया सर इसको? हाँ जी बेटा, पहला जो पीडीएफ है उसी में ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कितने क्लॉज होते हैं, ठीक है ना, क्लॉज क्या क्या बताते हैं, ये सब पहले वाले पीडीएफ में है बेटा, नीचे है ना, नीचे जाओगे, ये देखो ना बेटा आप देवेंद्र, रुको मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ ये देखो, ये स्टार्ट यहाँ से किया था ना हमने कंपनी की, ये वो डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कवर अप किया, तो उसमें है ये सारी चीजें, ठीक। तो मेमोरेंडम के बाद हमने ये सारी चीजें पढ़ी, जो मुझे कराना है, एक मिनट मैं देख लूं बस, एक मिनट। प्राइवेट प्लेसमेंट, हाँ मुझे बताना है, ठीक है ना, प्राइवेट प्लेसमेंट जो जो टॉपिक रह गए हूँ बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू द प्राइवेट ग्रुप ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50, यानी कि 50 मेंबर से ज्यादा नहीं एक्सीड करेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। सो प्राइवेट प्लेसमेंट एक ऐसा भी होता है जिसमें रेजिंग कैपिटल करते हैं, जिसमें सेल ऑफ सिक्योरिटी होता है टू स्मॉल नंबर ऑफ सेलेक्टेड इन्वेस्टर, ठीक है ना। सो बेसिकली आपका ये क्या होता है, ओनली टू सेलेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन होता है जो बोर्ड आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। इसमें जो 200 है, ये पहले था अभी बेटा 50, इसमें देखो आपका 200 में क्या क्या नहीं आता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, एम्प्लॉय ऑफ कंपनी अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय ऑफ स्टॉक ऑप्शन, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे किया जा सकता है, चेक से, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकिंग या कैश से, ठीक है ना। सर प्राइवेट प्लेसमेंट एक्चुअली है क्या, ये जरा बताइए। प्राइवेट प्लेसमेंट है क्या, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू सेलेक्टेड नंबर ऑफ इन्वेस्टर डिसाइडेड बाय द बोर्ड, क्लियर है यहाँ तक। सिक्योरिटी बोले तो शेयर सर? हाँ जी बेटा, ठीक है ना, सिक्योरिटीज बोले तो शेयर्स आपका, ठीक है ना। तो बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टू स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर या सेलेक्टेड इन्वेस्टर डिसाइडेड बाय द बोर्ड, जो बोर्ड ने डिसाइड कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है, बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है। सर सर इसका इसका हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है अभी भी, जब जब पूरे पूरे मार्केट में शेयर जब बिक रहे हैं, क्यों नहीं, तो उस ईसॉप क्या है कंडीशन बेटा, में ईसॉप पता है आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इसका देवेंद्र, कोई ईसॉप मतलब है अप्लाई कोई? स्टॉक ऑप्शन। तो इस तरीके का कोई ऑप्शन रहता है सर? लोग करोड़ों का शेयर खरीद सकते हैं ओपन मार्केट से? तो ईसॉप में यही तो करते हैं बेटा, ईसॉप तो आपको तो आइडिया होगा ईसॉप के बारे में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ईसॉप की नॉलेज है बेटा देवेंद्र? किस चीज का सर? सर मेरे ईसॉप ख्याल बेटा, से जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉइज को कम रेट पर वो शेयर्स एम्प्लाई दे को भी देते हैं। हाँ क्या है कि कुछ का स्टॉक एलोकेट किया जाता है। मेरा एक जानने वाला पेटीएम में काम करता है, मैनेजरियल पोस्ट पे है, तो उसको कंपनी ने बहुत सारे कुछ एलोकेट किया है उसको, पेटीएम का शेयर वगैरह सर। तो कहीं वही तो वही तो एम्प्लॉय प्राइवेट स्टॉक नहीं बोल रहे? प्लेसमेंट है बेटा। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को दिया जाता है, जो डिसाइडेड बाय द बोर्ड होता है। सो बेसिकली आपका जो कंपनी लॉस में काफी सारे टॉपिक आते हैं, जैसे बायबैक ऑफ शेयर, बायबैक ऑफ शेयर ये है नहीं ना आपके सिलेबस में, आपके बायबैक इसमें का नहीं तो दे मुझे रखा समझ है। में आता है सर, शेयर खुद ही कंपनियां खरीद लेती हैं, हाँ खुद ही कर, निश्चित वेरी करती गुड हैं वेरी कि गुड। इतने रुपए में हम इस तारीख को खरीद लेंगे, वापस ले लेंगे। हम्म। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, कुछ आइडिया? किसका सर?
स्वेट इक्विटी शेयर, नहीं समझ में आ रहा सर। स्वेट स्वेट वो स्वेट तो सर इक्विटी शेयर को ई एसॉप सॉप वाला कहते ही हैं। होता है ना? हाँ जी सीमा, एसॉप ही कहते हैं उसे। हाँ जी। ठीक है ना। वो ईसॉप जो क्या होता है, एम्प्लॉइज को, अपने शेयर्स एम्प्लॉय को देना या फिर डायरेक्टर को देना सस्ते भागों, सस्ते रेट में, ठीक है ना, उसे ईसॉप कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है एक तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट ही है। इसके यहां तक क्लियर है देवेंद्र, आगे चले हम अब। हाँ सर चलिए। तो बेसिकली इसके बाद देखो, और डिबेंचर्स भी हमने खैर पढ़ ही लिए थे, इक्विटी भी हमने पढ़ लिया था। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये नया एनुअल जनरल मीटिंग हमने पढ़ ली थी बेटा, ठीक है ना। एजीएम कब तक कर सकते हैं? फर्स्ट में एजीएम विद इन 9 मंथ्स कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट विद इन 6 मंथ कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्लेस ऑफ एजीएम अगर गवर्नमेंट कंपनी तो रजिस्टर ऑफिस में होगा, गवर्नमेंट कंपनी ने तभी रजिस्टर ऑफिस ही, ठीक है ना। वोटिंग देखो इसमें दे रखा है, वोटिंग कैसे कर सकते हैं, शो ऑफ हैंड से, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, पोल से, या फिर वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट्स, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका फिर आता है, एक मिनट बेटा, इसको ऊपर से पढ़ लेना है एक बार। आपके सिलेबस में काफी चीजें जो इधर नहीं है गिवन। हाँ ये देखो, आपको ये चार्ट दिख रहा है बेटा, ये वाला फर्स्ट ऑडिटर का, तो ये भी पढ़ लेना है। दिखा सीमा देवेंद्र आपको चार्ट? यस सर। हाँ सर। तो इसको कवर अप कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, काफी हद तक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रोटेशन, रेजिग्नेशन, कैसे ऑडिटर को रिमूव करा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, जो ऑडिटर है आपके, अगर कोई इंडिविजुअल है तो पूरे 5 सालों में एक बार रहेगी, ठीक है ना। कोई ऑडिटर अगर फर्म में है अपॉइंट किया जाएगा तो 5 सालों में कितने बार? 2 बार अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं किससे बनते हैं? डायरेक्टर एंड ऑडिटर से बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले अब हम, बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखो जो टॉपिक स्टार्ट करना है, एक मिनट को, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर ना, एक मिनट बस, एक मिनट बेटा बस। देखो आप, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर मिल गया ये। तो बेसिकली बेटा ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट में आता है, ठीक है ना। ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। उसके अभी नोट्स, अच्छे से नोट्स बने नहीं है, ठीक है ना। राइट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सो बेसिकली स्मॉल शेयर होल्डर कौन होते थे? सर जिनकी होल्डिंग शेयर नो, क्या बेटा बोलो? सर मुझे ये बताइए, हमें
कि 2013 के सेक्शंस करने हैं या 1956 मैंने दोनों प्रोवाइड करने बेटा, मैं दोनों ही नहीं प्रोवाइड सर, करूंगा। हम कौन से करें? ये हमारे सिलेबस में क्या है? जुवेनाइल जस्टिस के कौन से पूछे थे? पहले वाले पूछे थे ना, पिछली क्लास में बताए थे आपने। सर हम जुवेनाइल पिछले साल जस्टिस, के पहले लेटेस्ट वाला पूछा था और पिछले साल पुराना वाला पूछ दिया था। ये बड़ा धोखा वाला चीज हो रहा है एग्जाम में। हाँ जी तो सर, थोड़ा पता सेक्शन होना कितने चाहिए आते हैं? सेक्शन कितने आते हैं कि मैं पूछना सिलेबस में चाहता हूँ। क्या है। नहीं, सेक्शन के सिलेबस में क्वेश्चन तो कितने आते पुराना हैं ही है इसमें? मैडम। पुराना 1956 का मेरे ख्याल से तो 2013 होना चाहिए सर। नहीं, इसमें देखो देखिए जो अब मेरे पास सिलेबस सामने क्योंकि खुला सर मैंने ने रखा हुआ है। इसमें अच्छा तो कोई ईयर नहीं दिया है इसमें। तो ये जो एज्यूम सर ये ने करके नहीं है चलिए बेटा। कि दो। ये जो सर ने नोट्स दिए हैं ना, ये जो हाँ जो अलग से सारे सेक्शन लिखे हैं वो सारे 2013 के हैं, हाँ, जो तो सर ने 13 का ही प्रोवाइड किए हमें हैं, कर लेना चाहिए। है ना? फिर ये 13 सर का ही हमें आया बेटा। फिर हमें पक्का बताइए ना सर, फिर हम वही करें ना, फिर हाँ कंफ्यूजन हाँ, तो मैं है। पक्का। देखो देखो, सुनो सीमा, मैं बताता हूँ। जो पिछले साल था उसमें इंडियन पैनल कोड आया था, आपने एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, याद करो, इंडियन पैनल हाँ कोड। जी, हाँ जी सर। तो इंडियन पैनल कोड को इस बार बदल के लॉ ऑफ क्राइम कर दिया। तो बेटा चेंज कर रहे हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी ना, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वो नए एप्लीकेबल सेक्शन चार्ज कर रही है, मतलब नए जो लॉज को अप्लाई कर रही है। तो आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 उसके सेक्शन करके चले जाओ, ठीक है ठीक ना? है सर। और वैसे भी बेटा सेक्शन के कितने ही क्वेश्चन आते हैं, पूरे 80 या 100 क्वेश्चन तो बस सेक्शन के तो आएंगे नहीं। गिन के नहीं सर, आपके फिर 10 भी क्वेश्चन आते होंगे। कितने काफी आते हैं आ मैं आपसे जाते हैं। पूछना चाहता हूँ, कितना आता है? 15, 20, 30, 40 कितने आ जाते हैं? 50% तो आ ही जाते हैं सर, नहीं तो 50% आते हैं क्या देवेंद्र? 30 तो क्या आते चीज ही हैं सर? सर। 30 सेक्शंस सेक्शन के कितने आते क्वेश्चंस। हैं एग्जाम में? हाँ, सेक्शन आते हैं, अच्छे खासे आते हैं सर। ठीक बोल रही है मैडम, तो सेक्शन और आर्टिकल्स और ये शेड्यूल, ये सब बहुत कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सर। बहुत सारे पूछे जाते हैं सर, फिर हम हम्म, कंफ्यूजन में ना रहे ना कि हम हाँ मैं समझ रहा हूँ। 2013 करें या 1956। ये हमें पता हो ना सिलेबस में क्या है सर, प्लीज। श्योर श्योर। 2013 ही है। जुबनाइल वाले में तो मैं नया करके गया था, धोखा खा गया सर, पुराना पूछ लिया था। मैं भी 2 बार ऐसे धोखा खाई हूँ इसलिए पूछ रही हूँ 2 बार कब? 2 बार कब सीमा, कब का है 2 बार धोखा? वो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी मैं गलत हाँ, करके चली गई थी। और और मुझे ध्यान नहीं सर, ये शायद ये पॉक्सो का ही गलत कर लिया था। तो जुवेनाइल जस्टिस में तो देवेंद्र 3-4 ही क्वेश्चन पूछे होंगे, पूरा तो पूछा नहीं होगा बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन पच्चीस सेक्शन के पच्चीस ही बस। 25% थे सर, 25% था। अच्छा, हाँ, 25% क्वेश्चन बनता है सिलेबस के हिसाब से। वो स्पेशल एक्ट था ना जो, वो भी मेरा गलत हो गया था ईयर की वजह से, वो क्लियर नहीं था ना कि सिलेबस में क्या है। समझ गया बेटा, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, अभी आपको 2013 करना है फाइनल कर। अगर मान लो चेंज भी हुआ तो मैंने वैसे दोनों प्रोवाइड कर देने, 1956 और 2013, ठीक है ना? नहीं सर, फिर अगर हमारे लिए तो मान प्रॉब्लम है ना, हम दोनों दोनों के इतना नहीं कर पाते हैं सर, बहुत सारे हो हम जाते हैं बोल फिर। रहा हूँ, मैं पूछ लूंगा, जब उधर है ना हाँ जी यूनिवर्सिटी में कॉल सर। करके पूछूंगा। हाँ जी सर, ठीक है ना? प्लीज बस ये हमें तो उधर सिलेबस ही अच्छे पूछ से के बता बता दूंगा। दीजिएगा। हाँ जी सर, हाँ थैंक वैसे बेटा 2013 ही है, टेंशन मत लीजिए आप। जितने भी एग्जाम होते हैं ना, कोई भी यू। अच्छा प्रोफेशनल सर, एग्जाम है तो 2013 को ही अप्लाई करता है, 1956 कोई नहीं करता है। ठीक ठीक है है ना? सर। फिर भी सर कंफर्म सो कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, पक्का कंफर्म। वैसे 80% तो कंफर्म है, 2013 ही है, 80%। ठीक है ना? ठीक है सर। क्योंकि जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं वो सारे के सारे सेम है। अब पुराने 19 हाँ अगर जी। हम देखें भी ना सीमा, तो हमें पुराने सेक्शन मिलेंगे नहीं टॉपिक्स बेटा। टॉपिक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सेम होते हैं, बट वो सेक्शन नंबर चेंज हो जाते हैं ना, हाँ उससे वो भी मैं रॉन्ग हो समझ रहा जाते हूँ हैं आपकी बात। आंसर्स। हाँ हाँ हाँ, जी। मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना? तो मैं इसको करके नेक्स्ट क्लास में फाइनल कंफर्मेशन दे दूंगा। वैसे 80% मानिए कि आपका कंपनीज एक्ट 2013 ही। ठीक है? ठीक है सर।
ठीक है बेटा, मेरा एक काम कर देना बस आप लोग यार, पेपर मुझे अगर हो सके तो प्रोवाइड कर देना यार, ठीक है ना, LLB सेकंड, फिर मैं अच्छे से पता लगा लूँ ना कि किस ईयर का ज्यादा दे रहे हैं, मतलब पुराना पूछते हैं कि नया पूछते हैं ये लोग। ठीक है सर, भेज देंगे आपको। ठीक है, देखो आप राइट्स ऑफ, नीतू मैम को भेज देना सर। हाँ हाँ उनको भेज दीजिए, वो मेरे को भेज ठीक दीजिए, है, ओके सर। ठीक है ना। देखो आप राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, सो बेसिकली स्मॉल शेयर होल्डर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से कम है, ठीक है ना। और मेजोरिटी शेयर होल्डर जिनके पास वोटिंग कंट्रोल फर्म का नहीं होता है, या फिर बिलो 50% ऑफ ओनरशिप ऑफ फर्म इक्विटी कैपिटल, यानी कि फर्म की इक्विटी कैपिटल से 50% कम है। क्लियर है यहाँ तक। सो बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रोटेक्ट कर रहा है राइट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, कीप देम अपडेटेड अबाउट देयर राइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है ना। ये बेटा मैं PDF अभी प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है ना, जो ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट रह गया उसके साथ कंबाइन करके पार्ट 3 में भेज दूंगा। क्लियर है ना देवेंद्र ये चीज ठीक आपको, है सर, कोई बात नहीं। हाँ जी। ठीक है ना, उसमें भेज दूंगा तो उसमें सही रहेगा। तो देखो आप बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव है पॉलिसी के, प्रोटेक्ट करता है राइट को माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, कीप करता है उनको अपडेट राइट फ्रॉम टाइम टू टाइम, चेक करेगा शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी को, ठीक है। इसके बाद देखो राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ये बेसिकली राइट क्या अपॉइंट करने के लिए शेयर डायरेक्टर को, ठीक है ना। इसमें 1/3 नॉट लेस देन 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर या 1000 शेयर होल्डर जिनका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड किए गए, इनका एक राइट है डिसीजन मेकिंग में कंसीडर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किया जा सकता है। इसके बाद देखो ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट होता है, जो ऑपरेशन कहने का मतलब है जो शेयर होल्डर के राइट्स को वायलेट करे। कैसे वायलेट करे, यानी कि शेयर होल्डर ने एनुअल जनरल मीटिंग में कोई बात की और उसकी बात को वायलेट किया जाए। सो बेसिकली किस में आता है आपका, ऑपरेशन में आता है। मिस मैनेजमेंट में आपका वायलेशन है। तो बेटे ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट काफी अच्छा टॉपिक है, मैंने इसके लिए नोट्स तो रेडी रखे हैं, और वो नोट्स मैंने अच्छे से नहीं, मतलब उसमें कंटेंट लेफ्ट रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो उसकी पेनल्टी प्रोविजन है, क्रिमिनल के क्या राइट्स है, वो चीज रह गई, ठीक है ना। तो मैं बना के नेक्स्ट क्लास में बस 15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है ना। 15 उसी इस यही PDF राइट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर उसके साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है ना। अभी वैसे हम पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का टॉपिक है। तो देखो राइट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, मैंने आपको बताया कोई ऑपरेशन या मिस मैनेजमेंट होता है तो हम किसके द्वारा अप्लाई कर सकते हैं, राइट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर, जिसमें मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ कंपनी किससे कंडक्ट होता है, जो आपका इंटरेस्ट ऑफ क्लास में। इसके बाद देखो राइट विद रिस्पेक्ट टू रिकंस्ट्रक्शन एंड अमलगमेशन, जैसे कि आपका परचेज ऑफ शेयर हो रहा है वो डिटरमाइन किससे होगा, रजिस्टर्ड यूजर से होगा। अब इससे माइनॉरिटी क्या देगा, गिवन राइट देगा टू मेक एन ऑफर ऑफ मेजोरिटी शेयर होल्डर टू बाय द शेयर ऑन के ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, यानी कि जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर्स को परचेज कर लेंगे। इसके बाद देखो जो ट्रांसफर कंपनी वो एजेंट होंगे फॉर फॉर मेकिंग पेमेंट टू दैट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, ठीक है। एक क्लास एक्शन शूट, ये बेसिकली जो क्लास एक्शन है ना, ये हम ऑपरेशनल मिस मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ेंगे कि क्लास एक्शन होता क्या है, क्लास एक्शन बोलना क्या चाहता है, ठीक है ना। क्लास एक्शन बेसिकली एक एक्शन एक्शन सूट है जो फाइल किया जाता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। इसमें बेटा एक केस भी आता है हर बोतल का, फोर्स वर्सेस हर बोतल, तो ये बेसिकली फेमस केस है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप करा दूंगा, किसमें ऑपरेशन है मिस मैनेजमेंट। क्लियर है देवेंद्र आपको ये चीज? पढ़ा देंगे तब क्लियर हो जाएगा सर। ठीक है बेटा, देखो आप फिर क्या क्या स्टेप टेकन है कंपनी के टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सबसे पहले पिगी बैकिंग, ये बैकिंग क्या कहता है, जब मेजोरिटी शेयर होल्डर शेयर को सेल करता है तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास राइट है कि इंक्लूड रहेगा इस डील में, उसे पिगी बैकिंग कहती है। प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट,
ठीक है ना। ये रिक्वायर करता है पार्टी कंसीडर परचेज ऑफ शेयर एबल टू बाय 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। कहने का मतलब है कि कोई भी पार्टी परचेज ऑफ बिजनेस एबल रहे कितने 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर को। फिर लास्ट देखो कुछ प्रोविजन है जो कंपल्सरी डिविडेंड किसको दिए जाएंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को दिए जाएंगे। क्लियर है, आज तक किसी को डाउट है? जो बेटा आपका ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन है और कुछ नहीं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। आगे चले अब हम देवेंद्र सीमा सर। यस सर। अब देखो हमने कंपनी लॉ पूरा कंप्लीट कर दिया। इसका क्वेश्चन बैंक मैं क्लास एंड के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन बैंक से कुछ आते देवेंद्र क्वेश्चन, जो कुमार की क्वेश्चन बैंक है? एक दूसरी और बुक आती है सीमा मैम, वो किसकी, संजय की है ना? हाँ जी सर। हाँ, उससे भी काफी किसकी मैच है करता बेटा? है। नहीं, कुमार की भी सही है वैसे तो, जो क्वेश्चन कुमार बैंक है, करता है। मैं एक किसी बंदे का संजय का भी देखता हूँ, तो संजय से भी काफी क्वेश्चन क्रॉस करते हैं, हाँ जी सर, हाँ जी है बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो वो कैसे मेरे सिलेबस साथ। पूरा बेटा कवर वो? करते हैं। कुमार वाले में पिछले साल जुवेनाइल जस्टिस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं थे, और हम्म। उसमें थे, संजय में थे, वो सारे क्वेश्चन आ गए थे। अच्छा तो संजय की बुक दिखा, कितने के आते बेटा संजय की बुक को देवेंद्र? सेम यही कुमार जैसी ही होती है वो। सर, एमसीक्यूज तो होते हैं उसमें? और हाँ मैडम, और सुनिए ना, उसमें क्या है कि उसमें बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है, और कुमार में है? तो हाँ, उसमें बैक ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं उसमें। अच्छा, तो ये कहाँ मिलती है दो संजय चार की पांच बुक? किसी भी वही वही उन्हीं उन्हीं दुकान? दुकानों पे मिलती है मथुरा में। और उसमें मैंने देखा, लास्ट ईयर देखा, तो उसमें बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे उसमें थे, कई साल के लगातार थे, मैंने उन्हीं को अधिकतर पढ़ा था। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बोल देता हूँ नीतू मैडम को कि संजय की बुक, संजय बुक बोलूं बस? हाँ, संजय संजय का, जिसे कुमार का निकलता है ना, उस तरह से संजय का होता हम्म। है वो। तो कुमार का तो ठीक हमारे है, पास कहीं ना कहीं से आ गया है मतलब शुरुआत कुमार एक में। तरह से थ्योरेटिकल लास्ट थ्योरेटिकल टाइम क्वेश्चन सर, के लिए नहीं नहीं, सही है। नीतू। ऑब्जेक्शन, ये एक ऑब्जेक्टिव ही सर। लास्ट टाइम सीमा मैम, आपको याद हो, हम लोगों ने जिस ग्रुप को ज्वाइन किया, उस ग्रुप में लोगों ने भेज दिया है कुमार वाले का हाँ जी थर्ड ईयर सर। का पूरा पेपर। तो हाँ संजय जी। का मिल जाता ना, तो मजा आ जाता, फिर नहीं उसको हम सर, लोग एक बार देख लास्ट लेते। टाइम ना नीतू मैम ने कई लोगों को हम्म। संजय की बुक दी है, कुमार की नहीं दी, उनके पास अवेलेबल नहीं थी। जैसे हम्म। हरकीरत जी को भी संजय की नहीं, बुक दी थी। ऑब्जेक्टिव नहीं मैम, वो तो थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं ना, मैं अच्छा। ऑब्जेक्टिव की हाँ बात कर जी, रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी सर। हम्म। हाँ, वो नहीं देखी मैंने। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू ना संजय की? हाँ सर, एमसीक्यू हाँ वाली। जी सर। एमसीक्यू ठीक है, मैं मैडम से बोलता हूँ एक बार। ठीक है ना। अब देखो हमने स्टार्ट करना है आज लैंड लॉ इंक्लूडिंग सीलिंग एंड अदर लोकल लॉस। सो बेसिकली बेटा जो लैंड लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ह्यूमन एंड इंटरनेशनल लॉ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है, ये सब थ्योरी है बेटा। सब 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 कुछ थ्योरी और कुछ नहीं है इसमें। इसमें ठीक है सेक्शंस ना? नहीं है सर? नहीं है ना, सेक्शन भरे हुए इसमें। अच्छा, इसमें सेक्शन है। पहले मैंने ये जो आपको ये प्रोवाइड हुआ बेटा, ये पीडीएफ। हाँ जी सर, मैंने देखा है, नीतू मैम ने भेजा था। ये जो पीडीएफ है, ये तो कंटेंट है। जो सेक्शन की लिस्ट है ना, वो मैं अलग से भिजवा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है ना। उनके पीडीएफ भी बेटा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं मुझे, बहुत ढूंढने के बाद, थोड़ा कुछ मेहनत करने के बाद ही क्रिएट हो रहे हैं। तो ये मिल ही नहीं रही है, मिलना के बराबर मिले हैं मुझे, और मेरे को हाँ लगभग जी, सारे ये ही मिल गए नोट्स हैं। नोट्स तो अच्छे हैं जो आपने पहले भेजे हैं ना, तो उसमें कीवर्ड्स हैं सारे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी काफी हद तक कीवर्ड्स हैं, उसको भी पढ़ लो, इनफ। ठीक है ना। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। लैंड लॉ, बेसिकली लैंड लॉ में क्या होता है आपका, सीलिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है ना। वॉइस आ रही है मेरी सीमा देवेंद्र आपको? हाँ जी सर। हाँ सर, आ रही आ रही। ठीक है ना।
सो बेसिकली आपका ये लैंड लॉ क्या होता है, सीलिंग एंड एनी अदर लोकल लॉज। ये लोकल लॉ कहने का मतलब क्या है, देखो पहले हम समझेंगे। लैंड लॉ में हम बेसिक से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि लैंड लॉ जैसे हमारा एक सब्जेक्ट आएगा एलएलबी थर्ड ईयर में। जो बेटा एलएलबी थर्ड ईयर में देवेंद्र, ये पूरा का पूरा थ्योरिटिकल है और कुछ नहीं है इसमें प्रैक्टिकल ज्ञान। कैसे प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है? जैसे हमने फैमिली लॉ में स्कूल ऑफ हिंदू, स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, मुस्लिम मॉमडन के बारे में पढ़ा था, तो सेम आपका इसके बारे में। जैसे एलएलबी फर्स्ट ईयर में हमने लॉ ऑफ क्राइम पढ़ा, एलएलबी सेकंड ईयर में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा, एलएलबी थर्ड ईयर में क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी पढ़ते, यानी कि जो आपका थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? क्लियर है बेटा ये ओके चीज? सर। यस सर। यानी कि एलएलबी जो थर्ड ईयर है वो पूरा का पूरा थ्योरी है मेरे हिसाब से। उसमें कोई आपका डिटेल केस स्टडी मेरे हिसाब से है नहीं इसमें। ठीक है ना? सारा का सारा आपका थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट ही भरा हुआ है। तो बेसिकली देखो लैंड लॉ में कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड को कैसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड में फिजिकल एलिमेंट्स जो वेल्थ ऑफ नेशन है, नेचर से, जैसे कि आपका क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, फील्ड, फॉरेस्ट, मिनरल, माउंटेन, लेक, स्ट्रीम, सीज और एनिमल। ठीक है ना? अभी जो लैंड है फिजिकल एनवायरनमेंट को इंक्लूड करता है, इसमें क्लाइमेट, लीव, सॉइल, वेजिटेशन सब कुछ आता है। ठीक है ना? पूरा का पूरा इकोनॉमिक और सोशल करेक्टरिस्टिक आते हैं, इंक्लूड नहीं आपके लैंड में, बेसिकली फॉर्म पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल। अब टाइप्स ऑफ लैंड में देखो, टाइप्स ऑफ लैंड में जिस इन लैंड को क्या बोला जाता है, बायोमीज। बायोमीज कहने का मतलब है ये बेसिकली चार डिवाइड में बांटे गए, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, ग्रास लैंड और टुंड्रा। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा बोरियत सा लगेगा आपको लैंड लॉ और ये ह्यूमन राइट, पर ये इजी कॉन्सेप्ट और अच्छी से हो जाएंगे। मतलब स्कोरिंग है मेरे हिसाब से, तो स्कोरिंग है इसको। इसमें देखो लैंड बायोमिस, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड है, लैंड को क्या बोला जाता है, बायोमिस। बायोमिस कहने का मतलब इसके चार क्लासिफिकेशन, डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और टुंड्रा। ठीक है ना? अब जो लैंड बायोमिस से टिपिकली डिफाइन किए जाते हैं उनके वेजिटेशन से, जो पोजेस करते हैं, टाइप ऑफ एनिमल जो वहां पे रहते हैं उनके क्लाइमेट से, जैसे कि रेनफॉल और टेम्परेचर। ठीक है ना? अब इसमें क्या क्या लैंड रिफॉर्म लाए गए इन इंडिया। सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे सीरियस एफर्ट किए गए लैंड रिफॉर्म को लाने के लिए। सबसे पहले क्या किया गया, इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज क्या मतलब क्या होता है बेटा, ये ब्रोकर होते हैं बेसिकली आपके। ठीक है ना? जैसे आपका जो एग्रीकल्चर बिचौलिया। कंडीशन, हाँ बिचौलिया, एग्रीकल्चर कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से, इंडिपेंडेंस से पहले आपके टीनेंट आते थे और लैंडलॉर्ड आते थे। तो लैंडलॉर्ड और टीनेंट के बीच में एक इंटरमीडिएरीज आते थे, इनको अबोलिशन की बात की गई। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो लैंड का हिस्सा है वो अपने पास रख रहे थे। ठीक है ना? इसके बाद देखो टेनेंसी रिफॉर्म टू रेगुलेट फेयर रेंट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू टेन्योर, यानी कि टेनेंसी रिफॉर्म प्रोवाइड किए गए थे, रेगुलेट फेयर रेंट एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू टेन्योर। ठीक। फिर सीलिंग ऑन होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलॉर्ड्स, यानी कि कुछ कुछ होल्डिंग को सील किया गया, उनके डिस्ट्रीब्यूशन किए गए सरप्लस लैंड के अमंग द लैंडलॉर्ड। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी कि होल्डिंग की कंसोलिडेशन की गई, उनको प्रिवेंट किया गया फर्दर फर्गमेंटेशन से। ठीक है ना? तो बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में बेटा आपका कॉन्सेप्ट जो आता है होल्डिंग का, वो आता है फर्गमेंटेटेड होल्डिंग, यानी कि जो इधर और उधर, यानी कि आपका आस पास की लैंड खाली रहती है। ठीक है ना? तो जो आपकी खाली लैंड थी उसकी प्रिवेंशन की बात की गई, किसमें, लैंड रिफॉर्म में। इसके बाद देखो जमीन, इसके बाद आए डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फार्म। कोऑपरेटिव फार्मिंग को डेवलप करने की बात की गई। तो लैंड रिफॉर्म क्लियर है देवेंद्र सीमा? आपको इसमें डाउट है किस? सर पहले तो व्हाट इज सीलिंग?
सीलिंग का मतलब बेटा, सीलिंग यानी कि सील कर देना होल्डिंग पे, यानी कि उसको कोई यूज ना कर सके। गवर्नमेंट ने सील कर रखा उसे, ठीक है ना, उसे सीलिंग कहते हैं। शायद वो कितने परसेंट लैंड कोई ऑन कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता, कुछ ऐसा भी हो सकता है सर? हाँ जी। लिमिटेशन ऑफ लैंड वाह। इसको बोलते हैं एक हाँ, तरीके से। सीलिंग उसको कर दिया कि सीलिंग आप इस बोलते हैं। जमीन, हाँ, जैसे आप अधिग्रहित एक अधिग्रहण कह लीजिए। जैसे डीडीए हम्म। के जगह जगह पे आप सरप्लस देखेंगे दिल्ली लैंड में जैसे हो जाती, सरप्लस सरप्लस है, लैंड। चाहे और है कि एक होल्डिंग बना दिया, आप इतने से ज्यादा आप जमीन आपके पास एक काश्तकार के हाँ पास जी, नहीं हो सकती, है एग्जैक्टली। ना। तो हाँ, तो उसका मिस अप्रोप्रिएशन ना हो पाए, सीलिंग वर्ड इसी हिसाब से। यूपी में तो हम लोगों ने देखा है, वहाँ पे लैंड एक्विजिशन एंड सीलिंग डिपार्टमेंट है ही है, वहाँ पे तो काम करता है। तो उसका ये काम होता है कि वो ये भी देखता है कि प्रति जमीन का जो प्रति बोले तो मतलब जो ऐसे बैरन लैंड पड़े हैं, मिसयूज है, कोई यूज नहीं है, वो प्लस एक आदमी के पास सरप्लस है, तो उसको कैसे एप्रोप्रिएशन किया जाए, ये सारी चीजें उसमें आती है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। हम्म। करेक्ट है बेटा। इसके बाद देखो आपका लैंड रिफॉर्म हमने पढ़ा कि इंटरमीडिएरीज के एबोलिशन की बात की गई, टेनेंसी रिफॉर्म लाया गया कि फेयर रेंट को रेगुलेट किया जा सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके टेन्योर के लिए, होल्डिंग सीलिंग का और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड का, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हो, प्रिवेंशन ऑफ देयर फर्दर फ्रेगमेंटेशन और डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। सो बेसिकली इसमें जमींदार क्या क्या कर रहे थे, एक तरह से इंटरमीडिएरीज की तरह एक्ट कर रहे थे। अब बेटा इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब है देखो आपका, इंडिपेंडेंस के समय लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कौन हेल्ड कर रहा था, इंटरमीडिएरीज कर रहे थे अंडर जमींदारी, महलवारी और राउतरी राउट, ठीक है ना। सो बेसिकली लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड वाज हेल्ड बाय, किसके अंडर हो रहा था, जमींदार के अंदर। ये एरियाज के हिसाब से डिवाइड थे, एरिया कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश का जमींदार हो गया, बिहार का जमींदार हो गया, महलवारी हो गया आपका उत्तराखंड साइड, और राउटरी हो गया आपका राजस्थान साइड, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें टेनेंट को क्या करना पड़ रहा था, हाई रेंट देना पड़ रहा था, कल्टीवेशन प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा था, और अदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन काफी हद तक हो रहा था, ठीक है ना। सो इसमें एक डॉक्ट्रीन आया, इसमें देखो काफी सारे डॉक्ट्रीन है, ठीक है ना। एक इसमें डॉक्ट्रीन आया देखो, एमनेट डोमेन। अब ये एमनेट डोमेन का मतलब क्या है, इसमें जो सुप्रीम पावर है किसके पास रहेगी, किंग के पास रहेगी, ठीक है ना। किंग और द गवर्नमेंट अंडर विच द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन कैन बी टेकन ओवर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, यानी कि जो एक जनरल पब्लिक से छीना गया अधिकार है किसके पास चला गया, किंग या फिर गवर्नमेंट के पास। जैसे हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में पढ़ा था, चार्टेड कंपनी, तो चार्टेड कंपनी कौन रेगुलेट करता था, रॉयल ब्रिटिश रेगुलेट करता था। तो आपका एमिनेट डोमेन बेसिकली एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें जो जनरल पब्लिक से जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट टेकन ओवर किया गया है, और किसके पास दिया गया है, किंग या फिर गवर्नमेंट के पास दिया गया, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें देखो, इस डॉक्ट्रिन ऑफ एमिनेट डोमेन बेस्ड है टू मैक्सिम यानी कि टू लैटिन में। सबसे पहले सेल्युलस पॉपुलिस सुप्रीम लेक्सो एसिटो, कहने का मतलब है वेलफेयर ऑफ पर्सन को पहले माना गया है लॉ में, ठीक है ना। दूसरा है नेसेसिटी पब्लिक मेजर ईएसटी क्वेन, विच मीन्स पब्लिक नेसेसिटी इज ग्रेटर देन द प्राइवेट नेसेसिटी, यानी कि जो पब्लिक नेसेसिटी वो आपका ग्रेटर होगा प्राइवेट नेसेसिटी से। क्लियर है बेटे, इसमें डाउट है एमिनेट डोमेन में आपको किसी को? नो सर। देवेंद्र कोई डाउट है बेटा इसमें? नहीं सर। इसको बेटा मैं थोड़ा इजी इजी कर करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे कोई और अच्छा मिलता है इसमें पीडीएफ तो और अच्छा आपके लिए पीडीएफ रहेगा, नहीं तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो कहीं नहीं मिला है।
ठीक है ना, बहुत ढूंढा मैंने डकारी की, एक मिला भी नहीं। LLB थर्ड ईयर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है कंटेंट के हिसाब से, इसमें नॉलेज नहीं है ना अच्छी। अब देखो, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा करें, इसे अच्छे मार्क्स लाएं LLB थर्ड ईयर में भी, ठीक है ना। अब देखो, एमनेट डोमेन एक पावर है सोवरेन का टू एक्वायर प्रॉपर्टी। अब इसका जो सेक्शन लिस्ट है ना, पूरा सेक्शन के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, लैंड लॉ के बारे में। ये आपका लैंड लॉ बेटा पेपर पहला ही है, तो मैंने कहा पहले पहले पेपर कराऊं। चौथा पेपर कंपनी लॉ का, पहला पेपर लैंड लॉ का। इस बार हम सेकंड ईयर वाली गलती नहीं करेंगे कि शुरू के पेपर को आखिरी में करें, हम शुरू के पेपर को पहले पहले करते हुए चले। पहले मैं लैंड लॉ कराऊंगा, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कराऊंगा, फिर आपका ह्यूमन एंड इंटरनेशनल लॉ करेंगे, ठीक है ना। तो हमने डोमेन एक पावर है सिविलियन का टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल फॉर पब्लिक यूज विदाउट द नेसेसिटी ऑफ हिज कंसेंट, यानी कि उसकी कंसेंट का यूज ना करते हुए प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, पब्लिक यूज के लिए अप्लाई कर देना। अब बेसिकली जो पावर है आपका, ये सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट में बेस्ड है। जो पेमेंट है कंपनसेशन का, वो ऑनर ऑफ द लैंड को दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें डोमिनेट पावर, जो एमनेट डोमिनेट पावर है, उसको रिगार्ड करके इनहेरिट पावर ऑफ द स्टेट टू टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक पर्पस, ठीक है ना। फिर आया देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो बेसिकली कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर इस, ये बेटा इसमें केस स्टडी है, देखो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल, ठीक है ना। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में बात हुई लैंड रिफॉर्म की गई थी। जो लैंड रिफॉर्म हमने पिछला टॉपिक कवर किया था, जैसे इंटरमीडिएरीज को अबॉलिश करना, टेंडेंसी रिफॉर्म लाना, फेयर एंड प्रोवाइड सिक्योरिटीज टू टेन्योर के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में सब सारा का सारा सेम किससे था आपका, लैंड रिफॉर्म से था। सो बेसिकली राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं था, ठीक है ना। ये बेसिकली वायलेशन करा था किसका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जो आपका केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल में डिफाइन किया गया। इसके बाद देखो विलेज सिस्टम एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन तमिलनाडु। सो बेसिकली तमिलनाडु में क्या क्या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन किए गए थे और विलेज सिस्टम। सबसे पहले मेलवारम basically एक share of produce है from cultivated land received by the sovereign. The other name is राजा भोगम। राजा भोगम बेसिकली को मेलवारम ही कहा गया था। कुड्डूवरम क्या था, बेसिकली अदर प्रोड्यूस था, अदर स्टेट ऑफ प्रोड्यूस रिटेन बाय द कल्टिवेटर, ठीक है ना। इसमें बेसिकली क्या था देखो आप, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच विलेज को लुक किया जा रहा था, looked after by two partsmen, namely the headman, who was the representative of king, and Karnam, who looked after the village account. The village in Tamil Nadu was divided in Varapat, Tiv और Tapsu। मतलब इसमें कुद्दूवरम में बताया गया कि बेसिकली दो इंसानों के बीच में डिवाइड किया गया था। एक हेडमैन था जिसको रिप्रेजेंटेटिव किंग माना गया था, दूसरा जो विलेज के अकाउंट को देख रहा था, ठीक है ना। तो कुद्दूवरम बेसिकली क्या है, जो अदर शेयर है वो कल्टीवेटर के पास रहेगा। सबसे पहले समझो आप क्या होता है, देखो जो विलेज सिस्टम है उसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि जो फर्स्ट शेयर है वो किसके पास रहेगा, मेलवारम के पास रहेगा, यानी कि एक तरह से कंट्री के ऑनर के पास रहेगा, और दूसरा गवर्नमेंट के पास रहेगा, और दूसरा कुद्दूवरम शेयर है जो लोकल कल्टीवेटर के पास रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो काइंड्स ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या है। सबसे पहला आता है आपका रॉबर्टरी एंड कुलवार सिस्टम। सो बेसिकली ये जो रॉबर्टरी सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया गया था 1792 में, ठीक है ना। इसका मेन फीचर क्या था, बेसिकली डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन था स्टेट एंड ओनर एंड कल्टीवेटर ऑफ द लैंड। अब रेवेन्यू को कलेक्ट कैसे किया जाता है, विलेज सर्वेंट के बिना उनके इंटरमीडिएट एजेंट के, ठीक है ना। क्लियर है बेटा आपको? बताओ बेटा सीमा देवेंद्र, क्लियर है ये चीज?
सर अभी इतना समझ तो नहीं आ रहा, बट थोड़ा पढ़ लेंगे तो पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना बेटा, मतलब हाँ कैसे जी सर। लैंड रिफॉर्म आए, लैंड रिफॉर्म के बाद हाँ जी, टाइप्स हाँ ऑफ जी। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत हुआ बेटा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा और मजेदार करूंगा, अलग पीडीएफ के साथ, कलरफुल की और अच्छे से विद सेक्शन के साथ, ठीक है ना। अभी तो ये पीडीएफ को एक बार देखना है, पूरा बेयर एक्ट है, ठीक है ना। बेयर एक्ट में डिफाइन किया ठीक गया है। ये। हाँ जी सर। ठीक है देवेंद्र। हाँ साहब। अब देखो, ये जो रॉबर्टरी सिस्टम है आपका 1792 में लाया गया था, इसमें मेन फीचर क्या था, डायरेक्ट कांटेक्ट होगा किसका, स्टेट एंड ओनर ऑफ कल्टीवेटर ऑफ लैंड। अब रेवेन्यू कैसे कलेक्ट की जाएगी, विलेज सर्वेंट से, विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट, ठीक है। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था लैंड रिफॉर्म में कि सबसे पहले क्या होगा, इंटरमीडिएरीज का अबोलिशन किया जाएगा। अब अबोल्यूशन की बात किसमें क्लैरिफिकेशन की गई थी, रॉबर्टरी सिस्टम में। रॉबर्टरी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1792, ठीक है। अब इसमें कुछ राइट एंड पावर ऑफ रियोट के बारे में क्या कहा गया। अब ये रॉयल्टी सिस्टम में क्या क्या है, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट होगा, राइट टू कल्टीवेशन होगा, राइट टू मिनरल्स। राइट टू मिनरल्स कहने का मतलब है जो मिनरल, जैसे कि पेड़ है, पेड़ के लिए मिनरल क्या क्या, वाटर हो गया, आपका पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है ना। तो ये मिनरल्स का एक राइट रॉयल्टी सिस्टम में कहा गया कि हर कल्टीवेटर का एक राइट, अधिकार है कि अपने कल्टीवेशन के लिए, अपने क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए क्या चाहिए उसे, मिनरल चाहिए। मिनरल में क्या क्या आता है आपका, वाटर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, और सीड्स आ गए। राइट टू ट्री, राइट टू वाटर, राइट टू फट्टा, राइट टू फट्टा। फट्टा और एक तरह का एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। देवेंद्र आपको कुछ आइडिया है फट्टे के बारे में? हाँ, पट्टा बोलते हैं ना सर, पट्टा बोलते हैं इसको सर। ये अभी भी पट्टा, जैसे ग्राम प्रधान वगैरह चाहे सरपंच वगैरह पट्टा जारी कर देते हैं सर किसी को, पट्टे पे, जैसे लीज एक तरीके से समझ लो, गांव में हाँ इसको हाँ, लीज वेरी समझ गुड। लो, है ना। तो ये पट्टा जारी कर दिया आपके नाम पे 99 साल के लिए, वो जमीन आप उसको जोते बोएंगे, उसमें काम करेंगे। तो एक तरीके से लीज है, गांव में जो व्यवस्था है, जो जमीन का, वो पट्टे पे जमीन दी जाती है, सरकारी जमीन जो दी जाती है वो पट्टे पे दी जाती है। करेक्ट है बेटा, क्लियर है सीमा आपको, आगे चले हम, हाँ जी सर। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो आप, हमने राइट्स एंड पावर ऑफ रिवोट के पढ़ लिए, क्या क्या राइट्स है। सबसे पहले इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेगा, कल्टीवेशन की राइट की बात की गई, राइट टू मिनरल्स की बात की गई, राइट टू ट्री, राइट टू वाटर, राइट टू फट्टा। अब इसके कुछ ऑब्लिगेशन थे, सबसे पहले लैंड टैक्स को पे करेगा, वाटर सेस को ये पे करेगा अगर कोई वाटर सेस आता है, ठीक है। इसके बाद देखो, आज हम जमींदार सिस्टम कंप्लीट कर देंगे। ये बेसिकली आपका एक ही पेज का है, ठीक है ना। फिर यूनिट टू एक्विजिशन करेंगे, मतलब इसमें टोटल 4 यूनिट है, 5 अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो जमींदार सिस्टम में क्या बात की गई थी कि ये काफी फेमिलियर हुआ था मोहम्मदियन रिजाइम में। सो बेसिकली ये कंसंट्रेटेड था किसके, जो मोहम्मदियन रिजाइम में बेसिकली वॉर, एक्सपेंशन और टेरिटरीज के बारे में था। इसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कल्टीवेशन ऑफ रेवेन्यू, लैंड टैक्स को हैंडेड ओवर कर दिया गया था इंटरमीडिएट यानी कि नेमली जमींदार को, ठीक है ना। अब ये बेसिकली इसमें 2 काइंड्स ऑफ जमींदार थे, एक हिल जमींदार और जमींदार ऑफ प्लेन, ठीक है ना। अब इनके कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। तो जमींदार क्या होते थे बेटा, लैंडलॉर्ड होते थे क्या जमींदार देवेंद्र, कि ब्रोकर होते थे जमींदार? तो जमींदार तो लैंडलॉर्ड हो गए ना सर। जमींदार जिनके पास जमीन है सबसे ज्यादा गांव की। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना। तो इसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ जमींदार में सबसे पहले देखो, राइट ऑफ एलिनेशन। एलिनेशन का मतलब क्या होता है सीमा, कुछ आइडिया आपको एलिनेशन का मतलब?
एलिनेशन वो हम्म जस्ट टू डिस्पोज ऑफ। हाँ, डिस्पोज या फिर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एलिनेशन। सो बेसिकली राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ जमींदार का था, सबसे पहले एलिनेशन था वाटर मिनरल वेस्ट लैंड का, ठीक है ना। आपको नॉलेज है बेटा एलिनेशन की, देवेंद्र कुछ आइडिया एलिनेशन के बारे में? अभी तो नहीं बन रहा, बीच में बता दूंगा सर देख के। ठीक। इसमें देखो ऑब्लिगेशन क्या क्या थे, सबसे पहले ड्यूटी टू मेंटेन टैक्स था, लायबिलिटी टू पे वाटर सेस, लायबिलिटी टू पे पेशकुश। पेशकुश ये क्या है बेटा, किसी को नॉलेज इसके बारे में? आपको नॉलेज बेटा पेशकुश के बारे में कुछ? देवेंद्र? सर ये पेशकश कुछ पेश करना होता है क्या? क्या है ये? बेटा उस समय कुछ टाइप का एक टैक्स था, जैसे आपके, हाँ जी, ओके, ऑफर जैसे करना कुछ। प्रधान है, हाँ प्रधान, गांव का प्रधान हो गया ग्रामीण कौन का। कौन सा पढ़ रहे थे आप सर, किस चीज में? तो ये जमींदार सिस्टम में। ये ऑब्लिगेशन में सर? हाँ जी, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी टू पे पेशकुश, पेशकुश। पेशकश है सर, पेशकश। हाँ हाँ हाँ, ये क्या पेशकश है इसका मतलब? एक तरीके से बैकडोर से टेबल मनी घूस देना, पेशगी देना या एडवांस करना, इस तरीके का चीज होता है ये, है ना। जैसे और एलिनेशन प्रधान। का मतलब होता है जैसे अलग कर टैक्स देना बाई। टाइप ना, टैक्स टाइप देते होंगे और उनको खुश रखने के लिए उनका ऑब्लिगेशन होता होगा जमींदारों का, कि उनके वो ऊपर एक लायबिलिटी एक्चुअली होती इंग्लिश होगी। का, हाँ जी, हाँ ये कुछ एक टिपिकल वर्ड है, इस ये टाइप का एक्चुअली ही इंग्लिश का कुछ वर्ड नहीं होगा। है। हाँ हाँ जी, पेशकश टाइप का ही। पेश करना पेश कुछ, ऑफर करना हाँ कि हाँ। समथिंग। और वो एलिनेशन का मतलब है सर अलग करना, उसको एलिमिनेट करना, किसी को जमीन से बेदखल करना, है ना सर? रिफ्यूज कर देना। हाँ हाँ। अब इसमें देखो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा था, राइट ऑफ एलिनेशन, ठीक है ना। अब देखो अब अबोलिशन ऑफ जमींदार सिस्टम, इसको पढ़ लेते हैं बेटा। बेसिकली जमीन, ये हम बस इनवारी सिस्टम तक कर लेंगे आज कवर, ठीक है ना, कि यूनिट 1 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम में सबसे पहले जमींदारी सिस्टम अबोलिश किया गया था, मद्रास स्टेट अबोलिशन कन्वर्जन इनटू रॉयल्टी एक्ट 1948। सो बेसिकली जमींदार सिस्टम को कब रिमूव किया गया था, हम बोलेंगे रॉयल्टी एक्ट 1948 में। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या था, टू कंपनसेट ओनली राइट टू कलेक्ट रेंट, ठीक है ना। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था कि हम राइट टू कलेक्ट रेंट था। तो फर्दर इस ये गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, इसे लॉ स्टॉक एंड बेरल किया जाए, ठीक है ना। अब इस एक्ट में देखो कंपनसेशन किसको दिया जा रहा था, प्री सेटलमेंट स्टेट को, ठीक है ना, इन द सेम बेसिस एज द इनाम एंड टू पोस्ट सेटलमेंट स्टेट एज देयर वर जमींदार, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें क्या था, इनाम के तौर पे दिया जा रहा था जो आपका रॉयल्टी, पहले पहले जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा कि जमींदार को अबोलिश करने के बाद जो लैंड है एक इनाम के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है ना। यहां तक क्लियर? पुअर फार्मर को, पुअर पीजेंट को। बताओ बेटा इसमें डाउट है कुछ? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना। इसके बाद देखो इनामवरी सिस्टम में बेसिकली इनाम, इनाम को क्या बोला गया था, मान्यम। ये बेसिकली इनाम को क्लासिफाइड किया गया दो भाग में, एक मेजर और माइनर इनाम्स, ठीक है ना। लाइक विल बी बेस्ड ऑन द बेनिफिट, इट इज कैटेगराइज्ड ऑन पर्सनल ग्रांट्स, सर्विस ग्रांट, डिपेंडिंग ऑन रेमिशन ऑफ ग्रांट is classified into सर्वमान्यम, अर्था एंड चतुर्भागम। से बेसिकली एक तरह से संस्कृत से लिया गया है, ठीक है ना, आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो यूनिट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा आज,
कुछ आइडिया सीमा देवेंद्र आप बताना चाहेंगे? बताओ बेटा सीमा देवेंद्र। टाइप ऑफ लैंड आपने पढ़ा दिया, राइटरी व्यवस्था बता दिया, जमींदारी बता दिया, लैंड रिफॉर्म लैंड जमींदार रिफॉर्म बता दिया। सिस्टम। लेकिन ये तो सिलेबस बेसिकली के हिसाब देखो से सेक्शन 1 to 12 एंड सेक्शन 128 ऑफ UPZA उत्तर प्रदेश का जो एक्ट है एंड लोकल LR एक्ट 1950 ये पढ़ना था सर। हमारे सिलेबस में ये है सर। यही है बेटा। उत्तर प्रदेश का पढ़ना है सर हम लोगों को, ये हम लोग पढ़ रहे हैं चेन्नई का सर, मद्रास का, बम्बई का पढ़ रहे हैं। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ उनको। और यूनिट 3 ही है सर इसमें। उत्तर प्रदेश का कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कंटेंट तो सेम ही है। ठीक है, ठीक। तो हमें पढ़ना है सर उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और हाँ, भूमि हाँ, व्यवस्था मैं समझ गया। अधिनियम 1950 उसका 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 सेक्शन 1 से लेकर 112 और फिर 117 से 128। दिख गया मुझे। यूनिट यूपी लैंड रेवेन्यू। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही करेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में हमने कंपनी लॉ एक्ट खत्म कर दिया अपना, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना। सर अभी क्विट करें सर? हाँ बेटा, क्विट कर ही दीजिए आप कैसे आज। हाँ सर, थर्ड ईयर का पेपर कहीं मिलता है तो सर थोड़ा हम लोगों को भी पोस्ट कराइए सर, हाँ, लास्ट ईयर जो हुए बिल्कुल हैं। बेटा, बिल्कुल बेटा। बाय बाय सर। बाय बेटा, बाय। बाय सीमा।